नमस्कार, हेलो प्यारे मित्रों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज के इस वीडियो में धमाल मचाते हैं। धमाल की बात मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इश्यू ऑफ शेयर्स और वो भी वन शॉट में, एक ही शॉट में इसको कंप्लीट कर देंगे। ऐसा क्या कुछ खास है सर इस चैप्टर में, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना इंपॉर्टेंट है, कितने मार्क्स के टोटल क्वेश्चंस आते हैं, कितने कितने नंबर के क्वेश्चन आते हैं, ये सारी बात जो है, इन सारे सवालों के जवाब आपको इसी वीडियो में मिलेंगे। चलिए ज़्यादा आपको इंतजार नहीं करवाएंगे, सबसे पहले अपन यही बात कर लेते हैं। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर आपको 17 मार्क्स दिलवाता है अगर आप पढ़ के जाते हैं तो, इस चैप्टर को तैयार करके जाते हैं। अगर सर नहीं करके जाएंगे तो नुकसान कितना कर लेगा ज़्यादा से ज़्यादा, तो यहाँ पे आपका 13 मार्क्स का जो है लॉस कर सकता है। ये क्यों सर, पढ़ के जाए तो 17 दिलवा दे, अदरवाइज 13, क्योंकि 4 मार्क्स जो है वो ऑप्शन में मिलेगा। इट मीन्स किसी और चैप्टर से आपको क्वेश्चन यहाँ पे ऑप्शन में मिल जाता है। इन डिटेल अगर मैं बात करूँ तो ये चैप्टर जो है, इस चैप्टर से 1 मार्क का के जो है आपके पास टोटल 4 क्वेश्चन जो है आपको मिलने वाले हैं 1 मार्क के। ठीक है, एक क्वेश्चन जो है ये आपको मिलेगा माय डियर 3 मार्क्स का, एक क्वेश्चन आपको मिलेगा 4 मार्क्स का और एक क्वेश्चन आपको मिलेगा 6 मार्क्स का। अब अगर आप बात करें ऑप्शन की तो यहाँ पे 6 के जो ऑप्शन में आपको मिलता है वो भी इश्यू ऑफ शेयर से ही होता है। इट मीन्स दोनों के दोनों क्वेश्चन इश्यू ऑफ शेयर से ही मिलेंगे। हाँ, एक क्वेश्चन जो है 1 मार्क का यहाँ पे और में आपसे दूसरा चैप्टर पूछ लेगा। एक 3 में यहाँ पे भी इश्यू ऑफ डिवेंचर्स जो है वो पूछा जाता है। तो इश्यू ऑफ डिवेंचर्स का कहीं ना कहीं वेटेज जो है वो अपने आप में कम हो गया, क्योंकि एक इश्यू ऑफ डिवेंचर का क्वेश्चन जो है इसी के ऑप्शन में आना है। तो इश्यू ऑफ शेयर अगर हमने अच्छे से तैयार कर लिया तो बोर्ड एग्जाम में ये चैप्टर जो है हमें टोटल 17 नंबर, भाई साहब 17 मार्क्स, इट मीन्स ऑलमोस्ट 1/4 की बात हो गई है। यहाँ पे 1/4 मार्क्स जो है अकेला चैप्टर जो है कवर कर रहा है। टोटल 11 से 12 चैप्टर है। वो काउंटिंग का तरीका है, हर किसी का अपना अपना, कोई रिटायरमेंट को अलग काउंट करता है, डेथ को अलग काउंट करता है, कुछ बच्चे जो है रिटायरमेंट एंड डेथ को एक काउंट करके चलते हैं। वो तो बुक्स की बात है, बुक्स टू बुक्स वेरी करता है। लेकिन इतने सारे चैप्टर में 10 से 11 12 जो भी चैप्टर्स आप बोलते हो 12th अकाउंटेंसी में, उनमें से एक इकलौता चैप्टर जो है आपको 17 मार्क्स दिलवा रहा है। इस चैप्टर की हम बात करने वाले हैं और चैप्टर का नाम जो है वो है इश्यू ऑफ शेयर्स। डिटेल्ड वीडियो अगर आपने नहीं देखे हैं तो जाके देखिए चैनल के ऊपर, शिखर 2.0 के नाम से हमने जो बैच चलाया था उसमें इन डिटेल जो है इस चैप्टर की बात करी थी। यहाँ पे वन शॉट में भी डिटेल में ही बात करने वाले हैं। इट मीन्स यहाँ पे बात जो है वो थोड़ी सीधी होगी। इट मीन्स कान तो पकड़ा जाएगा लेकिन घुमा के नहीं, सीधा पकड़ा जाएगा लेकिन कस के पकड़ा जाएगा। इट मीन्स कोई कंसेप्ट जो है हम छोड़ के नहीं जाएंगे, कहीं ढिलाई जो है नहीं बरतेंगे और पूरा वन शॉट में को जो है बहुत ज़्यादा यूजफुल बनाने की कोशिश रहेगी उन बच्चों के लिए जिनको 100 आउट ऑफ 100 कलेक्ट करने हैं, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से भी, साथ के साथ वो बच्चे जिन्होंने जस्ट अभी स्टार्ट ही किया, सर हमें 100 आउट ऑफ 100 नहीं चाहिए, पास करा दो या फिर 80+ दिलवा दो, बहुत है, बस 60+ दिलवा दोगे तो भी काम चल जाएगा। तो वो उन बच्चों को भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा ये वीडियो देख के। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हम इश्यू ऑफ शेयर। सर इश्यू ऑफ शेयर में हम क्या पढ़ने वाले हैं बेटा, जर्नी जो है ना कुछ यूँ स्टार्ट होगी हमारी और ऐसे जाते जाते टोटल इसको मैंने 14 पार्ट्स में कवर किया है। तो 14 पार्ट्स में हम इसको कवर करेंगे। वीडियो एक ही रहेगा, इसी वीडियो में आपको सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, तो कोशिश करते हैं वीडियो को जितना छोटा बनाया जा सके उतना छोटा बनाने की। और चलते हैं अपन सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ कंपनी की तरफ। तो सबसे पहला सवाल जो है वो हमारे जहन में ये आता है कि सर कंपनी क्यों, क्या ज़रूरत है। तो एक बिजनेस सोच के देखिए आप, बड़े से बड़ा बिजनेस सोचिए आप। आपने सोचा कि सर कार बनाना है, कार की मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हमें डालना है या फिर कोई और मल्टीनेशनल लेवल पे हमें बिजनेस स्टार्ट करना है। देखिए किसी भी राष्ट्र का निर्माण जो है ना वो करती है उस राष्ट्र की कंपनीज। क्यों, क्योंकि राम मोहन सोहन सीता गीता इंडिविजुअली अगर कोई बंदा काम करेगा कहाँ तक लेके चला जाएगा। अगर मैं आज मेरी स्किल्स की बात करूँ तो मेरी स्किल्स में क्या है, सर मैं कॉमर्स पढ़ा सकता हूँ, मैं साइंस नहीं पढ़ा सकता, तो मेरी लिमिटेशन है। लेकिन मेरे साथ एक साइंस का बंदा भी है, मेरे साथ एक ह्यूमैनिटीज़ का बंदा भी है, और भी सारी स्किल्स है, मेरे पास पैसा भी है, सब कुछ है। इट मीन्स जो मेरा सपना है, जो मेरा विजन है वो मैं अचीव कर सकता हूँ। तो ऐसा ही कुछ कंसेप्ट होता है कंपनी का। बहुत सारे लोग मिलके क्या करते हैं, फंड प्रोवाइड करवाते हैं, तब जाके कंपनी बनती है। तो देखिए जिसका जितना लेन देन हो, बड़ी बड़ी हस्तियां भी है, टाटा साहब है यहाँ पे, विराट कोहली जी हैं, ठीक है, और कई सारे लोग हैं। कोई पार्टनरशिप फर्म भी हो सकती है और कुछ इंडिविजुअल्स भी होते हैं जिसके पास जैसा पैसा है वैसा पैसा दिया और यहाँ पे फॉर्मेशन हो गया किसका, कंपनी का। इट मीन्स कंपनी का कोई एक मालिक नहीं है, 2 मालिक नहीं है, 50 नहीं है, 100 नहीं है,
कितने भी, कोई लिमिट नहीं है, यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, इन जर्नल केस में हम यही कहेंगे कि कंपनी के केस में कोई लिमिट नहीं होती है नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स की या फिर नंबर ऑफ मेंबर्स की। अब डेफिनेशन की अगर मैं बात करूं इंट्रोडक्शन की, तो सबसे पहले एक डेफिनेशन जो हमने बनाई है, ठीक है, कंपनी इज एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन। ठीक है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन मैंने क्यों कहा, ये सब देखिए आप, सर ये सब तो इंडिविजुअल दिख रहे हैं, आपको इंडिविजुअल दिख रहे हैं, बट मुझे इंडिविजुअल नहीं दिख रहे हैं। ये जो है ना, ये ना एक फर्म है, ये क्या है, फर्म है। अब ये मत पूछना फर्म क्या होता है, भाई पार्टनरशिप में ये लोग बिजनेस कर रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा मान लो कोई बैंक होगी, कोई लोकल अथॉरिटी होगी, कोई भी इंस्टीट्यूशन होगा, कोई भी बिजनेस एंटिटी, हर किसी ने पैसा दिया, कुछ इंडिविजुअल लोग भी हैं, सबने पैसा दिया और मिलके एक कंपनी बनी। तो ये क्या है, एसोसिएशन ऑफ, इंडिविजुअल नहीं कहा है मैंने, एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स। पर्सन्स का मतलब क्या होता है, पर्सन्स में राम मोहन सोहन सीता गीता भी आ गई, कंपनीज भी आ गई, लोकल अथॉरिटीज भी आ गई, पार्टनरशिप फर्म भी आ गई, इनमें सारे टाइप के बिजनेस जितने भी आपने देखे वो सारे कवर हो जाते हैं यहाँ पे पर्सन्स में। वो कंट्रीब्यूट मनी फॉर अ कॉमन पर्पज, इन सब ने पैसा दिया, पर्पज क्या था, सेम था, एक बिजनेस करना था इन लोगों को। ठीक है, इट इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। अब जन्म किसका हुआ है यहाँ पे, कंपनी का। कंपनी क्या एक आर्टिफिशियल पर्सन है, क्या भगवान ने बनाया, नेचर ने बनाया कंपनी को, नहीं सर, नेचर ने तो इंडिविजुअल्स को बनाया, आपको मुझे, कुछ आर्टिफिशियल चीज़ें हैं जो हम ही लोगों ने बना दी हैं। तो कंपनी जो है ना, ये एक आर्टिफिशियल पर्सन है फर्स्ट ऑफ ऑल, डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स मेंबर, इन सब से बिल्कुल अलग है। किसी मैच में विराट कोहली जी नहीं चले, सेंचुरी नहीं मार पाए, तो क्या इसका इम्पैक्ट कंपनी पे आएगा, नहीं आएगा। इन भाई साहब की जो है इंजरी हो गई, इनके पाँव वाँव टूट गए, या फिर मान लो ये निपट गए, पूरे हो गए, क्या कंपनी को फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये जनाब जो है ना, इन्होंने लोगों का पैसा लूटा और बाहर भग गए, माल्या जी है ये बाहर भग गए, क्या इस बात का कंपनी पे फर्क पड़ेगा, नहीं 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 भाई मेरे। कंपनी और उसके शेयर होल्डर बोथ आर सेपरेट, दोनों अलग है। अगर कोई बंदा कंपनी के ऊपर इंडिविजुअली केस फाइल कर रहा है, मैंने फाइल किया, मेरे से कंपनी ने क्या किया, फर्नीचर खरीदा था, पेमेंट नहीं कर रही, मैंने केस फाइल कर दिया, कंपनी पे सजा होगी, यहाँ पे इन सबको सजा नहीं होगी। ठीक है, तो कंपनी जो है वो किसी के ऊपर केस फाइल कर सकती है, कोई कंपनी के ऊपर केस फाइल कर सकता है, कंपनी का अपना वजूद है। इन सब की पर्सनल लाइफ से कंपनी के ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं आएगा, कंपनी की हेल्थ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कंपनी की हेल्थ का इन लोगों के ऊपर इंपैक्ट नहीं आएगा, बट इन्होंने जितना पैसा लगा रखा वो तो कहीं ना कहीं रिस्क में जाता ही है। बाकी इंडिविजुअली ऐसा नहीं है कि कोर्ट आया और कहा कि चलो आपको जेल में लेके चलेंगे, आपकी कंपनी ने जो है फ्रॉड किया है, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये डेफिनेशन जो है फ्रॉम आवर साइड इजीली की इस तरफ से, क्योंकि ऑलमोस्ट फीचर्स जो है ये कवर कर चुकी है। और कुछ डेफिनेशन, ठीक है, कंपनीज एक्ट 2013 क्या कहता है, कंपनी मीन्स है कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और एनी प्रीवियस लॉ। ये जो एक्ट है ना, इसके अंडर जिसका इनकॉर्पोरेशन हुआ है उसको हम कंपनी कहेंगे, या फिर कोई और प्रीवियस एक्ट, इससे पहले भी कई सारे कंपनीज एक्ट चलते थे। अभी लेटेस्ट जो है आपके सिलेबस में का पार्ट रहेगा वो रहेगा कंपनीज एक्ट 2013। तो कंपनीज एक्ट 2013 की जो गाइडलाइंस है, जो रूल्स है, जो रेगुलेशंस है, वो फॉलो करके जिसका इनकॉर्पोरेशन हुआ है उसको हम क्या कहेंगे, कंपनी कंपनी कंपनी। ठीक है, तो इतनी सी बात कह रहा है कि इस एक्ट के अंडर जिसका इनकॉर्पोरेशन है वो कंपनी है। एक और बात कर लेते हैं, ये थोड़ी सी इनकम्प्लीट, मतलब इनकम्प्लीट तो क्या है, मतलब बहुत लिमिटेड है। ठीक है, कुछ ज़्यादा कुछ खास बोला नहीं गया इस डेफिनेशन में। तो प्रोफेसर हैने क्या कहते हैं, ये कहते हैं कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। हाँ जी, हमने कह दिया हमारी डेफिनेशन में, क्रिएटेड बाय लॉ। किसने बनाया है, लॉ ने बनाया, तभी तो आर्टिफिशियल है। नेचर ने बनाया होता तो आर्टिफिशियल थोड़ी ना होती। हैविंग सेपरेट लीगल एंटिटी, ठीक है, सेपरेट लीगल एंटिटी है, ये भी अपन ने बात कर ली। परपेचुअल सक्सेशन एंड अ कॉमन सील, ये अपने डिसीजन जो है ना वो खुद ले सकती है। इसके पास एक कॉमन सील होती है, जहाँ पे भी कंपनी के ऑटोग्राफ की जरूरत होती है वो सील लगा दी जाती है। बात डेफिनेशन से कवर नहीं होती है, क्योंकि डेफिनेशन हमसे 1 मार्क में नहीं पूछी जाती है, हमसे पूछे जाते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर इसके फीचर्स या फिर एट्रीब्यूट्स। तो चलिए फटाफट बिना किसी देरी के उन पे चलते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी। सेकंड स्टेप पे अपन पहुंच गए हैं, और कैरेक्टरिस्टिक्स में सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स जो कंपनी का हम ले रहे हैं वो ले रहे हैं इनकॉर्पोरेशन। तो कंपनीज का जो इनकॉर्पोरेशन होता है वो होता है एज पर कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है, ये एक्ट जो है ये एप्लीकेबल होगा कहीं पे भी कंपनी से रिलेटेड कोई भी मैटर होगा, उसको सॉल्व करने के लिए जज साहब जो है वो रेफरेंस लेंगे, तो किसका लेंगे, कंपनीज एक्ट 2013। इसका जब रजिस्ट्रेशन होगा या कुछ और फॉर्मेलिटीज होगी, इशू ऑफ शेयर, प्रोस्पेक्टस वगैरह सब
एज पर कंपनीज एक्ट 2013 हो गया। कॉन्ट्रैक्ट, सेपरेट लीगल एंटिटी खुद के कॉन्ट्रैक्ट जो है खुद कर सकती है, खुद के डिसीजन जो है कंपनी खुद ले सकती है। यहाँ पे किसी की मर्जी नहीं, मर्जी वाली बात नहीं है। हाँ, वोटिंग राइट जरूर होता है कि भाई जितने भी शेयर होल्डर्स हैं सब वोट डालेंगे, कोई डिसीजन है कुछ लोगों को समझ में आ रहा है, कुछ को नहीं आ रहा है, ठीक है, ये सारी बातें होती है। इसके अलावा ये आर्टिफिशियल पर्सन है, रोबोट टाइप मान लो इसको आप, ये क्या है, एक रोबोट टाइप चीज है, ठीक है, क्रिएटेड बाय लॉ है। परपेचुअल एग्जिस्टेंस, ठीक है, इसकी हम बात कर चुके हैं। इट्स एग्जिस्टेंस विल नॉट बी अफेक्टेड बाय इंसॉल्वेंसी, डेथ और ल्यूनेसी ऑफ इट्स मेंबर और इट्स शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर्स मेंबर्स को किसी के साथ कुछ भी हो गया हो पर्सनल लाइफ में, भाई तेरी है, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। आगे हम बात करते हैं लिमिटेड लाइबिलिटी। आगे हम किसकी बात करने वाले हैं, लिमिटेड लाइबिलिटी। बंटी ने किसी कंपनी में 5,000 रुपए के शेयर खरीदे, वो कंपनी जो है वो डूब गई। बंटी से मैक्स टू मैक्स कितने रुपए लिए जा सकते हैं, 5,000। सर वो शेयर खरीदे होंगे तब उसने दे दिए होंगे। होस्ट कंपनी जो है पैसा जो है इंस्टॉलमेंट में मांगती है, पूरा 5,000 रुपये कंपनी ने नहीं कलेक्ट किया होगा, 1,000-2,000 अगर बाकी है तो मांग सकती है, अगर कर लिया है कलेक्ट तो कुछ भी नहीं मांग सकती। इट मीन्स बंटी की लाइबिलिटी कहाँ तक फिक्स हो गई है, 5,000, ठीक है। तो फेस वैल्यू तक जो है लाइबिलिटी जो है वो फिक्स रहती है। यहाँ पे एग्जाम्पल भी दे रखा है आपको। नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। अब होता क्या है, मेरा बिजनेस है, मैंने बंटी को अगर मुझे सेल करना है तो उसको सेल ऑफ बिजनेस कहेंगे। पार्टनरशिप के केस में अगर एक पार्टनर और ऐड होता है, या ऐड होने का मतलब क्या, एक सर्टेन पार्ट वो परचेज कर रहा है आपसे, तो उसको भी हम क्या कहते हैं, रिकॉन्स्टिट्यूशन। क्या कंपनी के केस में भी ऐसा होता है, मेरे पास 5 शेयर है, नहीं, यहाँ पे आप शेयर जो है इन जनरल केस ट्रांसफर किए जा सकते हैं। मैंने अपने शेयर मोहन को कर दिए, सोनू को कर दिए, कंपनी को कोई लेना देना नहीं है। जिसके पास शेयर है वो डिविडेंड ले लेगा, वो प्रॉफिट में हिस्सा ले लेगा, बात सीधी सी है। आगे बढ़ते हैं, मैनेजमेंट एंड ओनरशिप। सर जब आप इतनी बातें कर रहे हैं कि कंपनी जो है अपने सारे डिसीजन जो है वो खुद ही ले लेती है, तो इसका बेसिकली ओनर कौन होगा, इसका मैनेजमेंट कौन संभालेगा, तो भाई मेरे इसका मैनेजमेंट वो संभालेगा जिसके पास ज़्यादा शेयर्स होंगे। मोहल्ले में क्या होता है, गणपति जी की पूजा होती है या नवरात्रों में डांडिया का प्रोग्राम होता है या फिर कुछ और होता है, तो वहाँ पे जो बंदा स्टेज के ऊपर होता है, आगे आगे होता है, वो कौन होता है, वो वही बंदा होता है जिसने सबसे ज़्यादा डोनेशन दिया होगा। तो कंपनी का भी कुछ ऐसे ऐसे ही हालात है, जिसके पास नंबर ऑफ शेयर्स ज़्यादा होंगे उसी की चलनी है, बट ऑब्वियस है। उसके अलावा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बोलते हैं हम, बेसिकली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है वो अपॉइंट किए जाते हैं और वो कंपनी के बिहाफ पे डिसीजन लेते हैं। ऐसा नहीं है आपने आज रिलायंस लिमिटेड के 100 शेयर्स खरीद दिए और आपने अंबानी जी से कह दिया कि अंबानी जी यार आप वहाँ पर डील कर लिए, ठीक है, ऐसे ऐसे, और गवर्नमेंट से ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट ले लिया आपने मोदी जी से, हमसे तो पूछा ही नहीं। वो बोलेंगे भग यहाँ से, क्या ही पूछे, 5,000 रुपये के शेयर्स आप लेके बैठे हैं और अंबानी जी ने जो है उस कंपनी में लगा रखा है बहुत ज़्यादा पैसा, इट मीन्स मोर देन 50% शेयर्स उनके पास है, तो उन्हीं की चलेगी, उनसे ज़्यादा शेयर्स किसी के पास हो नहीं सकते, ठीक है भाई। ज़्यादा शेयर्स उनके पास है तो ज़्यादा वोटिंग राइट उनके पास है, तो कहीं ना कहीं कंपनी का एक्चुअल ओनर जो है, जो मेजॉरिटी शेयर्स के ऊपर, स्टेक के ऊपर स्टेक जो है होल्ड करके रखता है, वही बंदा होता है। आगे बात करते हैं, इस पे कंपनी जो है अपने डिसीजन जो लेगी, ठीक है, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वगैरह जो है जो भी डिसीजन लेंगे, तो क्या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपने साइन करेंगे, हाँ साइन भी करते हैं, साथ में कंपनी की सील लगती है, ठीक है। अब कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन है, उसको हाथ वाथ तो दिए नहीं भगवान ने कि वो साइन कर दे, तो कंपनी की एक सील होती है, कॉमन सील, वो ठप्पा जो है वो डॉक्यूमेंट पे लग जाता है और वो डॉक्यूमेंट जो है मार्केट में आराम से आज़ादी से घूमता है, जैसे कंपनी ने साइन करके दिया हो। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स है। होप सो आपको मज़ा आया होगा, मज़ा आया तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना मेरे भाई। नेक्स्ट जो है हम बात करने वाले हैं थर्ड टॉपिक की, और वो है आपका काइंड्स ऑफ कंपनी। अब कंपनी की वेराइटी, क्योंकि यहाँ पे कई बच्चे जो है जो पढ़ चुके हैं उन्होंने सोचा होगा कि सर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, कुछ फीचर्स आप ऐसे बोल रहे हो जो सिर्फ और सिर्फ पब्लिक कंपनी में पाए जाते हैं। अब कुछ बच्चे ऐसे सोच रहे होंगे अब ये पब्लिक कंपनी क्या है, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे थे कि प्राइवेट कंपनी में नहीं थे, तो ये प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, 1% कंपनी, ये सारी बात कर लेते हैं। चलिए हम तो अभी हम बात करने वाले हैं काइंड्स ऑफ कंपनी की। तो कंपनी जो है बेसिकली उनको हमने मोटा मोटी 2 कैटेगरी में बांटना चाहिए, प्राइवेट और पब्लिक। उसके अलावा तो देखो टाइप है आपके, आप जैसे जैसे बोलते जाओगे एरिया वाइज वैसे वैसे डिस्ट्रीब्यूशन होता जाएगा। अगर आप बोलते हैं कि नेचर वाइज कि आप सर गवर्नमेंट कंपनी, नॉन गवर्नमेंट कंपनी के बेस पे भी डिवाइड कर सकते हो कंपनी को, प्राइवेट और पब्लिक हम बोलते ही हैं। इसके अलावा इंडियन कंपनी, डोमेस्टिक कंपनी, ठीक है, और फॉरेन कंपनी भी बता सकते हैं। इसके अलावा होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, बहुत टाइप की होती है भाई मेरे,
ठीक है, लंबे से लंबे जाते जाओगे, उतना नहीं फंसना है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको दो बातें ध्यान रखनी है, एक होती है पब्लिक कंपनी और एक होती है प्राइवेट कंपनी। ठीक है, फिर ये ओपीसी क्या है, ये बेसिकली प्राइवेट कंपनी का ये एक टाइप है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। एक 1% कंपनी सेक्शन 2 सबसेक्शन 62, प्राइवेट कंपनी 68 और ये 271। सेक्शन याद रखने हैं क्या? नहीं रखने, मत रखना। क्लास 12 के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा कुछ खास ज़रूरत नहीं है। मेरी तो आदत में ये इसलिए है कि आज आपको पढ़ा रहा हूँ तो मैं ये नहीं चाहता कि क्लास 12 में ही ये ज्ञान आपके काम में आए। मैं चाहता हूँ आफ्टर क्लास 12 जब आप जाएं, जब आप कंपनी लॉ पढ़ें फ्यूचर में, तो उस टाइम पे एटलीस्ट जब भी कुछ भी बात हो तो आपको ऐसे लगा हाँ सुना है थोड़ा बहुत, ज़्यादा डिटेल से हमने नहीं पढ़ा था बट हमने सुना था। तो ये सेक्शन जो है हल्की फुल्की अगर दिमाग में रह जाएगी तो अच्छी बात है। हाँ, एग्जाम में इनका रेफरेंस तब तक मत देना जब तक आप 100% श्योर ना हो। अगर आपने सेक्शन लिखी 262 और प्राइवेट कंपनी के बारे में पूछा था आपसे, कंफ्यूज हो गए, सेक्शन वो लिख दिया, सब कुछ सही लिखा लिया आपने प्राइवेट कंपनी में के बारे में, लेकिन सेक्शन गलत लिख दिया तो अर्थ का अनर्थ हो जाना है, 0 नंबर मिलेगा आपको। तो सेक्शन का रेफरेंस तभी देना है जब आप 100% श्योर हो। चलिए अभी हम बात करते हैं 1% कंपनी, प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी की। तो सबसे पहले आ जाते हैं अपन यहाँ पे 1% कंपनी की तरफ कि 1% कंपनी क्या है। लोग कंपनी के पास गए और रिक्वेस्ट करने लग गए कि सर मोस्ट ऑफ शेयर्स जो है एक ही बंदा लेके बैठा रहता है और कई सारे लोग बांट दिए, थोड़े थोड़े उनके पास शेयर्स है। इतना सब ताम झाम करने की कहाँ जरूरत है, अकेला बंदा भी तो कंपनी चला सकता है। तो उस सिचुएशन में कंपनीज एक्ट 2013 में एक नया प्रोविजन लेके आया गया कि एक अकेला बंदा भी कंपनी चला सकता। हम तो सोच रहे थे अकेला बंदा जो बिजनेस करता है उसको सोल प्रोप्राइटरशिप कहते हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप ही कहते हैं। इसमें एक वेरिएंट आ गया, एक अकेला बंदा जो है अपने नाम से कंपनी भी खड़ी कर सकता है, लेकिन वहां पे कुछ कंडीशंस हैं। ठीक है, कंडीशंस क्या है? इट हैज टू बी नेचुरल पर्सन एंड सिटीजन एंड रेजिडेंट। 3 बातें जो है उसको फुलफिल करनी पड़ेगी। अगर आप बोलो बंटी जो है वो स्टार्ट करना चाहता है ऐसा कुछ, तो बंटी को क्या करना पड़ेगा? देखो बंटी पहली बात तो नेचुरल पर्सन होना चाहिए। इट मीन्स एक कंपनी कहे कि मुझे ओपीसी खड़ी करनी है, नहीं कर सकते। ठीक है, दूसरी बात, बंटी जो है वो होना चाहिए इंडियन सिटीजन। इंडिया में अगर कंपनी खड़ी कर रहा है ना भाई मेरे भाई, कंपनीज एक्ट 2013 की बात कर रहे हैं, इंडिया का ही एक्ट है। ठीक है, तो इंडियन सिटीजन होना जरूरी है, एक रेजिडेंट भी होना चाहिए। देखिए सिटीजनशिप और रेजिडेंशियलशिप में डिफरेंस है। इंडियन गवर्नमेंट कहती है यहाँ पे पैदा हुआ, इंडियन सिटीजन है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे और भी कुछ लीगल मतलब जो भी कुछ फॉर्मेलिटीज है वो पूरी कर दे तो इंडियन सिटीजन होगा। उसके अलावा रेजिडेंशियलशिप की अगर मैं बात करूँ तो वो रहने के ऊपर डिपेंड करती है। आप हो इंडिया के, इंडियन ही हो, आप मूल भारतीय हैं, लेकिन आपने अपना जो जीवन है सालों साल आप बिता रहे हो अमेरिका में, यहाँ पे आ ही नहीं रहे हो, तो आप यहाँ के रेजिडेंट नहीं है। अगर आप यहाँ के रेजिडेंट नहीं है तो यहाँ पे आप 1% कंपनी फॉर्म नहीं कर सकते। तो 3 बातें जो है, ये 3 गुण आप में होने जरूरी है अगर आप चाहते हैं कि इंडिया में आपको 1% कंपनी जो है खड़ी करनी है। तो आगे बढ़ते हैं। 1% 1 कंपनी ओनली। एक बंदा अगर ओपीसी खड़ी करनी चाहे तो मैक्स टू मैक्स एक ही कर सकता है, एक से ज़्यादा नहीं कर सकता। इट शुड नॉट बी फॉर अ चैरिटेबल पर्पज, ओनली फॉर बिजनेस पर्पज। अगर आप किसी चैरिटेबल पर्पज से कुछ भी धंधा वगैरह काम धंधा स्टार्ट करना चाहते, काम धंधा तो नहीं बोलेंगे उसको, समाज सेवा के लिए आप कुछ भी करना चाहते हैं, अनाथ आश्रम खोलना चाहते हैं, मंदिर, और आप उसका रजिस्ट्रेशन जो है अगर आप चाहे कंपनीज एक्ट 2013 में जाके ओपीसी में करवा ले, ना नहीं हो सकता। ट्रस्ट में आपको उसका रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। इट कैन नॉट बी कैरी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशंस। ठीक है, ये भी नहीं चला सकता। पेड अप शेयर कैपिटल मिनिमम कितनी? 1 लाख, मैक्सिमम 50 लाख। ठीक है, तो कम से कम मतलब लाख रुपए तो होने चाहिए यार। कंपनी का टैग लगवा रहे हो, अकेला बंदा बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, कल को पता चला मूंगफली का ठेला लगा लिया और रजिस्ट्रेशन करवा लिया 1% कंपनी में, तो इतना भी कुछ नहीं होना चाहिए भाई ऐसे कि कंप्लाइंस जो है फॉलो करता जा रहा है, पूरी रिटर्न वगैरह फाइल कर रहा है, डॉक्यूमेंटेशन, और चला रहा है मूंगफली का ठेला या फिर पान की थड़ी। तो कम से कम जो है 1 लाख रुपए यहाँ पे सेट किया गया। लोकल लैंग्वेज में ये पेनल्टी भी इतनी लगती है, 500 रुपये, 1000 रुपये, 1500 रुपये। ठीक है, इसी टाइप से। बट यहाँ पे मैक्सिमम लिमिट जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 50 लाख रुपये। ठीक है, अगर आपका इन्वेस्टमेंट जो है 50 लाख से ऊपर चला गया है तो उस केस में आपको ओपीसी से निकल के नॉर्मल जो प्राइवेट कंपनी है वहां की तरफ रुख करना होगा। आगे हम बात करते हैं 3 years एवरेज एनुअल टर्नओवर शुड नॉट एक्सीड 2 करोड़।
एक तो ये लिमिट सेट कर दी सर आपने कि 50 लाख से ज़्यादा आप पैसा इस धंधे में नहीं लगा सकते। दूसरा, आपका जो टर्नओवर है 2 करोड़ एक्सीड नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये कैसे कैलकुलेट किया जाएगा? कि 3 साल का एवरेज कैलकुलेट किया जाएगा। किसी साल आपका 3 करोड़ हो गया, 4 करोड़ हो गया, कोई बात नहीं, नेक्स्ट ईयर कितना हुआ, उससे नेक्स्ट ईयर कितना हुआ, तीनों को ऐड करके 3 से डिवाइड करो। ठीक है, तो प्रीवियस 3 ईयर में अगर आपका एवरेज टर्नओवर जो है 2 करोड़ से ऊपर आ रहा है तो भाई साहब ओपीसी में धंधा करने लायक आप आदमी नहीं है, आप नॉर्मल प्राइवेट कंपनी में जाएंगे। डायरेक्टर कम से कम 1 होना चाहिए और मैक्स टू मैक्स कितने हो सकते हैं? 15। डन, यहाँ तक तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। ठीक है, एक ही होगा, 1% कंपनी है, बट कुछ एम्प्लॉयज भी रख सकता है एज अ डायरेक्टर। आगे, ऑल प्रोविजंस ऑफ प्राइवेट कंपनीज ऑल्सो एप्लीकेबल टू ओपीसी। आ गई ना काम की बात। मैंने क्या कहा था? 1% कंपनी इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ प्राइवेट कंपनी। ठीक है, तो कह दिया है यहाँ पे प्राइवेट कंपनी के जितने भी प्रोविजंस है वो सारे के सारे यहाँ पे और एप्लीकेबल है। ठीक है सर, फ्री हुए हैं हम यहाँ से। आगे बढ़ते हैं अपन प्राइवेट कंपनी की तरफ। प्राइवेट कंपनी क्या है? अ प्राइवेट कंपनी इज वन दैट हैज मिनिमम पेड अप कैपिटल prescribed by its article of association। तो यहाँ पे प्राइवेट कंपनी के बारे में बात करते हैं। अगर प्राइवेट कंपनी समझनी हो ना, आपको याद करना हो अगर इसके बारे में सारी बातें, तो चलो याद करवा देते हैं आपको। आप ना कोविड याद कीजिए। कोविड की सिचुएशन आपको याद है? कोविड में शादियों की गाइडलाइन अगर आपको ध्यान में हो, ठीक है, गवर्नमेंट ने जो शादी के लिए गाइडलाइन रिलीज करी थी, धीरे धीरे कोविड का माहौल क्या हुआ, होने लगा था, नॉर्मल होने लगा था, लोग घर के बाहर निकलने लग गए थे। फिर भी गवर्नमेंट नहीं चाहती थी कि बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ एक जगह इकट्ठी हो, इसलिए अगर किसी को शादी ब्याह कुछ करना है, फंक्शन करना है, तो वहाँ पर कुछ गाइडलाइन रिलीज करी गई थी। वो गाइडलाइन याद कीजिए, वो बिल्कुल जैसे कोई प्राइवेट कंपनी की गाइडलाइन ही हो उसी टाइप का है। चलो याद दिला देते हैं। अ प्राइवेट कंपनी मस्ट हैव एटलीस्ट 2 मेंबर। देखिए, कोविड में अगर किसी की शादी करवानी है तो दूल्हा दुल्हन होने मैंडेटरी है। पंडित जी तो ऑनलाइन भी आके आजकल शादी करवा देते हैं, तो कम से कम 2 लोग होंगे। मैक्स टू मैक्स वहाँ पे जो लिमिट थी, एक्सेप्ट इन द केस ऑफ 1% कंपनी, अगर 1% कंपनी है तो एक ही होगा। ठीक है, बट हम तो प्राइवेट कंपनी की बात कर रहे हैं ना। मैक्सिमम कितने होंगे? 200 की लिमिट थी वहाँ पे, यहाँ पे भी कितनी है? 200 की। ठीक है, तो कोविड में क्या कहा गया था कि भाई शादी ब्याह में मैक्स टू मैक्स 200 लोग ही बुलाए जा सकते हैं। तो यहाँ पे लिमिट्स ऑफ नंबर ऑफ इट्स मेंबर्स 200 एक्सक्लूडिंग इट्स एम्प्लॉयज को छोड़ के। अब प्राइवेट कंपनी में क्या होता है, जब मेंबर्स होते हैं तो आम जनता को आप नहीं बुला सकते। आम जनता को आप नहीं कह सकते कि इस कंपनी के आगे शेयर खरीद लीजिए। इट मीन्स नॉन रिलेटिव जानकार लोग ही मिलके, जो है होता है ना कि मैं, मेरा भाई, मेरे जिया जी, मेरे मामा जी सब मिलके एक धंधा स्टार्ट करना चाहते हैं, तो भाई आप सब घर वाले ही हो गए हैं, रिश्तेदार ही हो गए हैं, आप दूसरे बंदे को इन्वॉल्व करने की कहाँ ज़रूरत है? तो आप प्राइवेट कंपनी में रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। बट आप घर घर के लोग भी मैक्स टू मैक्स कितने हो सकते हो? 200। उसके अलावा अगर आपके एम्प्लॉयज़ वगैरह हैं तो उनको आप ऐड कर सकते हो। एम्प्लॉयज़ को कैसे मालिक? एम्प्लॉयज़ को भी तो शेयर्स दिए जाते हैं, ई शॉप्स, इक्विटी स्टॉक ऑप्शन प्लान, बात एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान बात करेंगे अपन इसी वीडियो में आगे। मिनिमम पेड अप कैपिटल प्रिस्क्राइब्ड बाय लॉ, इन्विटेशन टू द पब्लिक फॉर द सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर रेस्ट्रिक्टेड। ठीक है, आम जनता को आप नहीं बुला सकते। द नेम एंड विद द वर्ड प्राइवेट लिमिटेड। जब भी कोई प्राइवेट कंपनी देखोगे आप, ठीक है, तो आपके दिमाग में एक चीज़ आनी चाहिए। आपके दिमाग में क्या मतलब, उसके नाम में वो चीज़ है, दिखनी चाहिए, झलकनी चाहिए। और वो क्या दिखनी चाहिए? प्राइवेट लिमिटेड। कंपनी के आगे लिखा हुआ होगा पीवीटी लिमिटेड, इट मीन्स वो प्राइवेट कंपनी है। नंबर ऑफ डायरेक्टर्स कितने होंगे? मिनिमम 1, मैक्सिमम 15। ये तो सर सेम ही है, वहाँ पे भी तो यही था कि यहाँ पे 1% कंपनी में मिनिमम डायरेक्टर कितना था? 1, मैक्सिमम कितने थे? 15। तो यहाँ पे कोई कन्फ्यूजन नहीं है। द राइट टू ट्रांसफर ऑफ इट्स शेयर्स रिस्ट्रिक्टेड। अपने शेयर आप किसी और को ट्रांसफर नहीं कर सकते। चलो अब याद करते हैं। कोविड में मैक्स दूल्हा दुल्हन होने जरूरी है शादी के लिए। मैक्स टू मैक्स आप कितने लोगों को बुला सकते हो? 200 को। और वो 200 कौन होने चाहिए? रिश्तेदार ही होने चाहिए, बाहर के लोगों को आप नहीं बुला सकते। जिसको कार्ड मिला है वही आएगा, अपना कार्ड किसी दूसरे को ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। उस शादी ब्याह को संभालने के लिए कुछ लोग क्या है, आगे आगे खड़े होंगे कि भाई पूरी जिम्मेदारी जो है उन्हीं के कंधों पे है। तो ऐसे कितने लोगों की ज़रूरत है? 200 लोगों का ही तो एक आदमी चला सकता है। और मैक्स टू मैक्स अगर 15 लोग हो तो काम चल जाएगा। अदरवाइज सारे लोग लग गए खाना खिलाने में तो फिर खाना खाएगा कौन? तो मैक्स टू मैक्स 15 जो है वहाँ तक काम चल जाता है। तो आई थिंक सारी बातें आ गई हैं। ठीक है, सारी बातें आ गई हैं। और यहाँ पे द राइट और टू ट्रांसफ़र इट्स शेयर्स, वो मैं आपको बात बता ही चुका हूँ।
दिल्ली वाले फूफा जी को बुलाया तो दिल्ली वाले फूफा जी ये नहीं कह सकते कि भाई मेरा कोई भाई है वो आ जाएगा, मैं नहीं आऊँगा। नहीं, आप नहीं ट्रांसफ़र कर सकते, आपको ही आना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसी भी यहाँ पे कंडीशंस होती है। मैक्स टू मैक्स मेंबर कितने हो सकते हैं? 15। ठीक है, सिंपल है, साधारण है। चलिए अब हम बात करते हैं पब्लिक कंपनी की। पब्लिक कंपनी की अगर मैं बात करूँ तो एक ऐसी कंपनी का फॉर्मेशन किया गया कि यहाँ पे जो है ना जानकार रिश्तेदारों से काम नहीं चलेगा, बाहर के लोगों को बुलाना पड़ेगा। ठीक है, किसी के पास 1000 है तो 1000 रुपये दो, किसी के पास करोड़ है तो करोड़ दो, क्योंकि बहुत बड़ा पैसा चाहिए। इनको हम कहते हैं पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी मीन्स अ कंपनी दैट इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी। वाह, ये मैंने नहीं लिखा है, ये कंपनीज एक्ट 2013 में लिखा हुआ है। कंपनीज एक्ट 2013 जो है पब्लिक कंपनी की को कुछ इसी तरीके से डिफाइन करता है कि पब्लिक कंपनी वो है जो प्राइवेट कंपनी नहीं है। ठीक है, जो प्राइवेट कंपनी नहीं है। सलमान खान वो है जो शाहरुख खान नहीं है। कुछ इस टाइप की डेफिनेशन है यहाँ पे। अब जो भी है इसी से काम चलाना पड़ेगा। चलिए मेंबर्स की बात करते हैं। मिनिमम 7। 1% कंपनी में कितने होते हैं? 1। प्राइवेट कंपनी में कितने होते हैं? मिनिमम 2। पब्लिक कंपनी में कम से कम 7 लोग होने चाहिए मैक्सिमम। भाई कोई लिमिट नहीं है, फ्री है। तो जितने 1000, 2000, 5000, 50,000, लाख, 2 लाख, जितने नंबर ऑफ शेयर्स होल्डर आपको कॉल करने आप बुला लीजिए। ठीक है, मिनिमम पेड अप कैपिटल प्रिस्क्राइब्ड बाय लॉ। ठीक है, जिसमें जो लिखी हुई है 5 लाख रुपए है वैसे नॉर्मल केस में। ठीक है, इसके अलावा ये चेंज होती रहती है। इन्विटेशन टू द पब्लिक अलाउड है, आप बुलाइए ना आप जनता को, क्योंकि यहाँ पे तो लिमिट ही नहीं है ना। द नेम एंड विद लिमिटेड, इनके आगे क्या लिखा हुआ होता है? लिमिटेड। सर कोई लिमिट नहीं है तो फिर लिमिटेड का है? ये लिमिटेड जो है ये शेयर के लिए है कि भाई आपने जो पैसा इन्वेस्ट कर किया है ना, आपकी लाइबिलिटी मैक्स टू मैक्स उतनी ही होगी, उससे ज़्यादा लाइबिलिटी आपके ऊपर नहीं आएगी। तो ये लाइबिलिटी के सेंस में कहा गया है। डायरेक्टर्स मिनिमम 3, मैक्सिमम 15। रह जाएगी बात ध्यान में। ठीक है, आगे राइट टू ट्रांसफर शेयर नॉट रिस्ट्रिक्टेड। इनके जो राइट्स जो है ट्रांसफ़र किए जा सकते हैं, कोई यहाँ पे रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। ठीक है, यहाँ पे मुझे सिंपल सी बात है, मेंबर्स की बात आपको याद रह जाएगी। मिनिमम की लिमिट मिनिमम क्या था? 1 to 7। ठीक है, और मैक्सिमम प्राइवेट कंपनी में लिमिट थी। ठीक है, 200 था मैक्स टू मैक्स, और बाकी पब्लिक कंपनी में कोई लिमिट होती नहीं है। और 1% कंपनी में वहाँ पे तो मिनिमम भी 1 है और मैक्सिमम भी 1 है। पेड अप कैपिटल की अगर मैं बात करूँ तो पेड अप कैपिटल 1 लाख, 1 लाख एंड 5 लाख, याद रही जाएगी। उसके अलावा बाकी जो प्रोविजंस है एक बार गो थ्रू कर लेना एग्जाम में जाने से पहले। इससे ज़्यादा पब्लिक कंपनी प्राइवेट कंपनी में आपको नहीं फंसना है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट हम बात करते हैं, यहाँ पे हमें चीज़ समझनी होती है शेयर्स क्या होते हैं और शेयर होल्डर्स क्या होते हैं। देखिए कंपनी की जो कैपिटल है ना, कंपनी की जो कैपिटल है वो कुछ टुकड़ों में डिवाइडेड होती है। वो किस में होती है? कुछ टुकड़ों में डिवाइड होती है। उन टुकड़ों को हम क्या कहते हैं? शेयर्स। मान लीजिए एक पत्थर है, ये क्या है? एक पत्थर है, और इस पत्थर की वैल्यू जो है वो है 1 लाख रुपए। इट मीन्स 1 लाख रुपए कंपनी की टोटल कैपिटल है। इसके ऊपर जोर से एक हथौड़ा मारा गया और इसके टुकड़े 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 हो गए, और ये टुकड़े जो है ये हो गए 100 रुपए के। कितने रुपए के हो गए? 100 रुपए के। एक इंडिविजुअल टुकड़े को हम क्या कहते हैं? शेयर। क्या कहते हैं हम इसको? शेयर कहते हैं। ये जो इंडिविजुअल टुकड़ा आया है ना, इस टुकड़े की वैल्यू कितनी है? 100 रुपये। इसको हम क्या कहेंगे? शेयर। अब मुझे किसी कंपनी में 500 रुपये लगाने हैं तो आप 5 शेयर खरीद लीजिए। ठीक है, 100 रुपये के 5 शेयर खरीद लीजिए आप, तो 500 रुपये आपके इन्वेस्ट हो जाएंगे। तो जो क्लब अगर अपन करते हैं पूरे शेयर्स की वैल्यू को, तो उसको हम क्या कहेंगे? शेयर कैपिटल। और इंडिविजुअली उनको हम क्या कहते हैं? शेयर। तो शेयर क्या है? अ शेयर इज अ यूनिट इन विच द कैपिटल ऑफ कंपनीज डिवाइडेड। डिवाइडेड का मतलब क्या होता है? बांटना। बांटने के लिए क्या करना होता है? तोड़ना होता है उसको। ठीक है, तो तोड़ा ना, तोड़ा मारा, कैपिटल टूटी, टूटी तो इंडिविजुअल जो यूनिट निकले उसी को हम क्या कहते हैं? शेयर। ईच शेयर हैज इट्स नॉमिनल वैल्यू कॉल्ड फेस वैल्यू। हर शेयर की अपनी एक वैल्यू होती है। यहाँ पे वैल्यू कितनी मान के चले थे हम? 100 रुपये। तो इसी को हम नॉमिनल वैल्यू भी कहते हैं और फेस वैल्यू भी कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं शेयर होल्डर की। भाई शेयर होल्डर कौन होगा? जिसके पास शेयर है, जिसने पैसा लगाया है, जो मालिक है, उसी को हम क्या कहेंगे? शेयर होल्डर। सिंपल है। काइंड्स ऑफ शेयर की बात करते हैं अब यहाँ पे। ठीक है, तो काइंड्स ऑफ शेयर की बात करते हैं। सर शेयर की तो बात आपने कर ली,
बट शेयर जो है वो कितने टाइप के होते हैं, तो शेयर जो है वो इंडिविजुअली 2 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के, इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर। क्या डिफरेंस है इनमें? इक्विटी शेयर के बारे में तो इतनी बात कही गई है, इक्विटी शेयर्स आर दोज शेयर्स दैट आर नॉट प्रेफरेंस शेयर। अगेन कंपनीज एक्ट 2013 ने अगेन हमारे साथ क्या किया? मजाक किया, जोक कर रहे हैं हमारे साथ, और क्या कह रहे हैं? वो शेयर जो प्रेफरेंस शेयर्स नहीं है वो इक्विटी शेयर है। इट मीन्स इसके लिए हमें क्या समझना पड़ेगा? प्रेफरेंस शेयर समझना पड़ेगा। देखिए, किसी कंपनी में या किसी भी धंधे में पैसा लगाने का ना हर किसी का अपना एक स्टाइल होता है। कुछ लोग बोलते हैं कि यार पैसा तो लगाना है बट रिस्क नहीं लेनी, बहुत बड़ी रिस्क नहीं लेनी, बस हम पैसा लगाए और एक फिक्स रेट से हमारे घर जो है डिविडेंड आता रहे, इससे ज़्यादा हमें कुछ भी नहीं चाहिए। फिक्स रेट से हमारे घर डिविडेंड आता रहेगा, हम खुश हैं, प्रसन्न हैं। कुछ लोग नहीं, रिस्क लेनी है हमें, डूबेगा तो हमारा डूबेगा लेकिन कमाना ज़्यादा है। ठीक है, तो 2 तरीके से पैसा लगाया जा सकता है। जो रिस्क टेकर होते हैं वही एक्चुअल ओनर होते हैं और उन्हीं को हम क्या कहते हैं? इक्विटी शेयर। दूसरे जो होते हैं वो रिस्क नहीं ले रहे। रिस्क क्यों? मतलब फिर क्या टाइप होता है इनका? इनको हम प्रेफरेंस शेयर कहते हैं। इनको 2 प्रेफरेंशियल राइट दिए जाते हैं कि भाई आप सेफ है, जब भी प्रॉफिट होगा पहले लाइन में आप लगेंगे, पहले आपको प्रॉफिट में हिस्सा दिया जाएगा, उसके बाद इक्विटी शेयर होल्डर्स को दिया जाएगा। अच्छा, कितना दिया जाएगा? फिक्स रेट होती है डिविडेंड की, जो रेट है, ठीक है, वो क्या रहती है इनकी? फिक्स। एक फिक्स रेट से डिविडेंड मिलेगा कि भाई आपने कितने रुपए लगाए, किसी ने कहा 1000 रुपये लगाए मैंने, 10% डिविडेंड की रेट है, मान लो 10%, 8%, 6% जो भी होगी, इनके नाम के पहले मेंशन होती है 10% प्रेफरेंस शेयर, 8% प्रेफरेंस शेयर। सुना होगा इतना तो क्लास में, बिल्कुल कान बंद करके तो नहीं बैठे थे क्लास में। तो वो जो रेट जो होती है उसी को हम क्या बोलते हैं? रेट ऑफ डिविडेंड, जो फिक्स होती है। अच्छा, ये लाइन में सबसे पहले लगते हैं जब प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, पहले आप वाला ट्रीटमेंट मिलता है इनको कि पहले आप ले लीजिए। अगर मान लो कंपनी के बुरे दिन आ गए, कंपनी बंद होने की सिचुएशन में आ गई, सबका हिसाब किताब किया जा रहा है, सबको पैसा जो है लौटाया जा रहा है, उस केस में भी लाइन में आगे आके लगेंगे कि पहले हमें दे दो, बाद में जो है एक्चुअल ओनर को दे देना। तो 2 प्रेफरेंशियल राइट होते हैं इनके पास। कितने प्रेफरेंशियल राइट होते हैं? 2 प्रेफरेंशियल राइट होते हैं। एक तो जब भी प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा पहले इनको दिया जाएगा, बाद में इक्विटी शेयर होल्डर्स को दिया जाएगा। कंपनी बंद होने की सिचुएशन आ गई कि भी मर रही है कंपनी, तो उस केस में भी सबसे पहले पैसा इनका जो है लौटाया जाएगा, बाद में कुछ बचा तो ये खा लेंगे, अदरवाइज कोई बात नहीं। ठीक है, घर में फंक्शन है भाई, एक्चुअल ओनर यही है ना, तो सबको खाना खिलाने के बाद कुछ खाएंगे बचा तो इनको 2 प्रेफरेंशियल राइट होते हैं, ये प्रेफरेंस शेयर होते हैं, और जो प्रेफरेंस शेयर नहीं होते हैं वो इक्विटी शेयर होते हैं। सिंपल सी बात है। काइंड्स ऑफ शेयर की हम बात कर चुके हैं। नेक्स्ट हमें बात करनी है यहाँ पे शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी। कंपनी की शेयर कैपिटल की हमें बात करनी है यहाँ पे कि कंपनी की शेयर कैपिटल जो है वो क्या होती है। कंपनी की शेयर कैपिटल में सबसे पहले हम बात करते हैं ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल की। किसकी बात कर रहे हैं हम? ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल की, जिसको हम नॉमिनल कैपिटल भी कहते हैं। ठीक है, जिसको हम रजिस्टर्ड कैपिटल भी कहते हैं। ठीक है, तो नॉमिनल कह दीजिए, ऑथोराइज्ड कह दीजिए, रजिस्टर्ड कैपिटल कह दीजिए, एक ही बात है। क्या होती है ये कैपिटल? जब कंपनी का फॉर्मेशन होता है ना, तो उस टाइम पे कंपनी रजिस्ट्रार पूछता है एज पर कंपनी एक्ट 2013 की, भाई मेरे पैसा जो है, फंड जो है मार्केट से आप रेज करेंगे तो क्या कभी कितना भी पैसा कॉल कर लेंगे आप, कितना भी पैसा पब्लिक से ले लेंगे, पहले बताइए कि मैक्स टू मैक्स कितना लेंगे। तो उसको लगा कि यार अभी तो 1 लाख रुपए की ज़रूरत है, बट फ्यूचर में और ज़रूरत पड़ सकती है। कितना दूर से दूर तक उसने सोचा, उसको लगा यार 10 लाख बहुत है, 20 लाख लिखवा ले। ठीक है, बाद में अगर यहाँ चेंज होगा तो बहुत सारे चेंजेस करने होते हैं, हो जाता है, ऑल्दो इम्पॉसिबल तो कुछ है ही नहीं। ठीक है, एवरीथिंग इज पॉसिबल, इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन यू। तो यहाँ पे इन जनरल केस ऑथोराइज्ड कैपिटल का मतलब क्या है? आपको अथॉरिटी है, आप मैक्स टू मैक्स इतने शेयर जो है इश्यू कर सकते हैं। जो वैल्यू आपने लिखवाई है, नॉमिनल फिगर आपने लिखवाया है, उसी को हम क्या कहते हैं? नॉमिनल कैपिटल। ये रजिस्टर्ड कर दी जाती है कंपनी रजिस्ट्रार के द्वारा कि इससे ज़्यादा के शेयर आप इशू नहीं कर सकते। प्रेजेंटेशन ऑफ शेयर कैपिटल इन कंपनीज बैलेंस शीट कन्फर्म 3 या 4 मार्क का जो मैंने आपको क्वेश्चन बताया था स्टार्टिंग में, इस चैप्टर से पूछा जाता है, यही क्वेश्चन होगा, वो यहीं से ही होगा। ठीक है, इसकी प्रेजेंटेशन कैसे है वो जाके आप वीडियोज़ में देखेंगे, डिटेल में मिल जाएगा आपको। एक वीडियो बनाया हुआ है प्रेजेंटेशन ऑफ शेयर कैपिटल इन कंपनीज बैलेंस शीट, डेप्थ में छोटी छोटी चीज़ें बताई हुई है, वहाँ पे देख लेना। एक अकेला वीडियो जो है 3 to 4 मार्क्स दिलवाएगा वो आपको।
नेक्स्ट हम बात करते हैं इशूड कैपिटल। जिस डेट को आप बात कर रहे हो उस डेट तक, भाई कोई कह रहा है ये कंपनी जो है 10 लाख रुपए के शेयर इशू कर सकती है, आज तक कर कितने दिए? आज तक 6 लाख के कर दिए, तो 6 लाख उसकी क्या हो गई? इशूड कैपिटल हो गई है। अब जरूरी है क्या जो आपने इशू कर लिए क्योंकि वो पब्लिक ने सब्सक्राइब कर लिए? नहीं सर। तो नेक्स्ट जो होती है वो होती है सब्सक्राइब्ड कैपिटल। मान लीजिए किसी कंपनी की ने कहा हम अपने लाइफ टाइम में 1 लाख शेयर इशू कर सकते हैं 10 रुपये वाले। आज तक उन्होंने 50,000 शेयर जो है पब्लिक को इशू कर दिए 10 रुपये वाले, तो उनके ऑथोराइज्ड कैपिटल जो है वो है 10 लाख रुपए। आज तक इशूड जो है वो है उनकी 5 लाख रुपए। अब आगे बात समझिए, आपने जो 5 लाख के शेयर मार्केट में इशू किए उनके साथ देखो क्या क्या सिचुएशन हो सकती है। ये जो 10 रुपये आपको मांगने थे, ये 10 रुपये आपको मांगे जाने चाहिए थे, या आप इंस्टॉलमेंट में मांगते हो? किस में मांगते हो? इंस्टॉलमेंट में। और आपने इसकी 4 इंस्टॉलमेंट बना दी, 2.5, 2.5, 3 एंड 2, ऐसे करके आपने 4 इंस्टॉलमेंट इसकी बांट दी। जिस डेट को आप बैलेंस शीट बना रहे हो जरूरी है क्या पूरे आपने 10 रुपये मांग लिए? नहीं सर, हो सकता है अभी फर्स्ट कॉल मांगी जानी बाकी हो, सेकंड कॉल मांगी जानी हो, 31 मार्च आ गया और हम बैलेंस शीट बना दिए, जब जरूरत पड़ेगी तब मांगेंगे। ठीक है, ये भी हो सकता है कि आपने 5 लाख जो है इशू किए, पब्लिक ने सब्सक्राइब भी कर लिए, बट सारे लोगों ने, सारे जितने भी लोगों ने शेयर खरीदे थे सब ने जो है पैसा कंपनी का नहीं दिया। कुछ लोगों की कॉल्स इन एरर रह गई, ठीक है, एरियर रह गई, ठीक है, ऐसी कई सारी सिचुएशन आ सकती हैं। तो उस केस में हम क्या करते हैं, सब्सक्राइब्ड कैपिटल को बेसिकली 2 पार्ट में हम डिवाइड करते हैं। एक सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप, एक होता है आपका सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप। प्रेजेंटेशन ऑफ शेयर कैपिटल इन कंपनीज बैलेंस शीट, हर बार रेगुलर सीबीएसई पूछता जा रहा है। बच्चे भी ये बात समझ गए तो बच्चे इस टॉपिक को तैयार करके जाने लग गए। सीबीएसई को भी लगा कि यार यहाँ पे थोड़ा सा लेवल बढ़ाना पड़ेगा, अदरवाइज तो ये हलवा क्वेश्चन माना जाएगा, हर बच्चा करके आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशंस यहाँ पे आया। ठीक है, ऑल्दो सीबीएसई ने अपने मन से नहीं किया, जो कंपनीज एक्ट 2013 कहता है वैसे ही है, बट हम जो है डिवाइड कैसे करेंगे इसको, तो यहाँ के लिए कंडीशन जो है ना वो समझ लीजिए। यहाँ आने के लिए आपको 2 कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी। अगर 2 में से एक भी कंडीशन फुलफिल करने में आप असफल रहे, आप यहाँ चले जाएंगे। 2 क्या है? फुली कॉल्ड अप। एक तो अगर 10 रुपए का शेयर है ना तो पूरे 10 रुपए मांगे जा चुके हो, अभी 2 रुपए भी मांगे जाने बाकी है ना, यहाँ पे डिटेल मेंटेन होगी। फुली कॉल्ड अप, फुली पेड अप। आप कह रहे हो कि नहीं हमने तो 10 रुपए मांग लिए लेकिन मोहन ने नहीं दिए, तो भाई मेरे मोहन के शेयर यहाँ ले लो, बाकियों के यहाँ ले लो। ठीक है, क्योंकि मोहन के शेयर पे क्या है, कॉल्स इन एरर है, तो कॉल्स इन एरर का केस है, यहाँ रिकॉर्ड होगा। ठीक है, पूरा पैसा नहीं मांगा गया है, यहाँ रिकॉर्ड होगा, अदरवाइज डिटेल यहाँ जाएगी। यहाँ जाने के लिए क्या है, पूरा मांग लिया, पूरा पैसा आ भी गया, तो यहाँ लिख दो। उन्हीं शेयर्स को लिखना जिन पे पूरे मांग लिए गए हो, पूरा आ गया हो। जिन पे पूरे नहीं मांगे गए हैं यहाँ लिखिए, या पूरे मांग लिए गए लेकिन आए नहीं तो भी यहाँ लिखिए, माइनस कॉल्स इन एरर करके हम दिखाएंगे। तो ऐसे कुछ प्रेजेंटेशन होता है। अभी जो लेटेस्ट बैलेंस शीट बन रही है उसमें 3 पार्ट में हमें बांटना होता है शेयर कैपिटल को, ये नोट टू अकाउंट में जाते हैं। इसका जो टोटल होता है क्लब करके उसको हम पहुंचाते हैं कहाँ पे, बैलेंस शीट में। ठीक है, वो चाहे इक्विटी शेयर हो चाहे प्रेफरेंस शेयर, उस बात का इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आगे बढ़ते हैं अपन, इश्यू ऑफ शेयर्स। ठीक है, इश्यू ऑफ शेयर्स में ही हम आगे बात करते हैं सम अदर थिंग्स टू अंडरस्टैंड। देखिए कुछ छोटी छोटी बातें होती है, अकाउंटिंग पे भी जाएंगे अपन, डिटेल में बात करेंगे अकाउंटिंग की भी, सोचने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कुछ छोटी चीज़ें होती हैं। इशू ऑफ शेयर पूरा पढ़ने के बाद भी बच्चा जो कवर नहीं कर पाता है और 1 मार्क के क्वेश्चन में कहीं ना कहीं वो नुकसान झेल बैठता है। ठीक है, तो ऐसे कुछ चीज़ें हैं, उनके बारे में हम पढ़ने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले कैपिटल रिजर्व एंड रिजर्व कैपिटल, कैपिटल रिजर्व एंड रिजर्व कैपिटल, उसके बाद प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट
एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान एंड एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक द अमाउंट। ये 5 चीज़ें पढ़ते हैं अपन। सुनी सुनी लग रही है बट ज़्यादा कुछ इनके बारे में जानते नहीं हैं। कैपिटल रिजर्व एंड रिजर्व कैपिटल समझिए। सबसे पहले तो मैं किसकी बात कर रहा हूँ, कैपिटल रिजर्व की। मेरा बिजनेस जो है ना वो बोतल बनाने का है। बोतल बनाते हैं हम लोग, ठीक है, बोतल बनाते हैं और मार्केट में सेल करते हैं। सर बोतल बना के आप मार्केट में सेल कर रहे हो, इस प्रोसीजर से जो भी कुछ कमा रहे हो वो आपका नॉर्मल प्रॉफिट है, नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में आप वो अर्न कर रहे हैं, वो आपका है, ठीक है। वो रेगुलर बिजनेस का प्रॉफिट है, वो प्रॉफिट जो आप डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हो शेयर होल्डर्स में, ठीक है। ये बोतल बनाने के लिए ना एक मशीन है हमारे पास, कई सारी मशीनें हैं। उनमें से एक मशीन का पार्ट जो है ना वो यूज में नहीं आ रहा था या हमें चेंज करवाना था, तो हमने उसको सेल कर दिया। उसकी आज की डेट में वैल्यू थी 5 लाख रुपए और हमने उसको बेच दिया 6 लाख रुपए में। ये 1 लाख रुपए का जो प्रॉफिट हुआ है, क्या वो मशीन बेच के प्रॉफिट कमाना आपका बिजनेस है? नहीं सर। फिर ये प्रॉफिट हो गया तो इस प्रॉफिट को हम बोलते हैं कैपिटल नेचर का प्रॉफिट। क्या कहते हैं हम इसको? कैपिटल नेचर का प्रॉफिट। इट मीन्स नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में ऐसे प्रॉफिट नहीं आते, वंस इन वाइल कभी आ जाते हैं। इसको कहाँ रखें? तो इसको के लिए एक गुल्लक बनाया गया है, उसका नाम क्या रखा गया? कैपिटल रिजर्व। ये मैंने एक एग्जाम्पल दिया है आपको। इसके अलावा आगे हम पढ़ेंगे इसी चैप्टर में 4 फीचर होता है। क्या होता है? 4 फीचर। एक बंदे ने जो उसमें अप्लाई तो कर दिया 500 शेयर्स के लिए, एप्लीकेशन का पैसा दिया, अलॉटमेंट का दिया, फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल नहीं दे पाया, कंपनी ने उसके शेयर जब्त कर लिए। जब्त करने का मतलब क्या है कि भाई मेरे जो एप्लीकेशन और अलॉटमेंट पे पैसा दिया था ना, भूल जा, वो कंपनी रख रही है। तो वो जो फॉरफिट किया हुआ अमाउंट है, वो अमाउंट कंपनी के लिए कौन से नेचर का प्रॉफिट है? कैपिटल नेचर का प्रॉफिट। कहाँ जाएगा? कैपिटल रिजर्व में। तो जिन बच्चों ने पूरी कंपनी पढ़ रखी है उनको पता भी है रेशियो के बाद जो बैलेंस बचता है 4 फीचर का, वो कहाँ जाता है? कैपिटल रिजर्व में। एक होता है रिजर्व कैपिटल, कोई लेना देना ही नहीं है, ठीक है। ये दिन है तो ये रात है। अब दिन और रात में क्या डिफरेंस बताएंगे? कुछ सिमेट्री होगी तभी तो बताएंगे, बट ठीक है, इसलिए डिफरेंस पूछ लिया जाता है क्योंकि नाम दोनों के एक जैसे से हैं। रिजर्व कैपिटल क्या है इसको समझिए। एक शेयर था कंपनी का 100 रुपये का, कंपनी ने कहा 4 इंस्टॉलमेंट में देना था, 25, 50, 20 और 5। यही हुआ क्या? 30 और 50, 80 और 20, हाँ बिल्कुल 100 रुपये हो रहे हैं। कंपनी ने कहा ये 5 रुपये जो है ना ये मांगेंगे ही नहीं हम। क्या बात है, 100 रुपये का शेयर है, आप 95 मांग के रह जाएंगे, हाँ 5 रुपये नहीं लेंगे हम आपसे, कभी नहीं लेंगे। नहीं, ऐसे मत कहिए। ये 5 रुपये जो है ये बेसिकली जो टोटल इन्वेस्टमेंट कंपनी के पास है उसका एक सर्टेन पार्ट शेयर होल्डर के पास पड़ा रहेगा। ये कंपनी उसी केस में मांग सकती है जब कंपनी के बुरे दिन आ गए हो, मतलब बंद होने की अंतिम, मतलब मृत्यु शैया पे हो, तब आपसे मांगे जा सकते हैं कि भाई वो 5 रुपये जो है ना मदद कर दे। इस 5 रुपये को हम बोलते हैं रिजर्व कैपिटल। क्यों करती है कंपनी ऐसा? भाई शेयर होल्डर का जो है ना विश्वास बढ़ जाता है कंपनी में। शेयर होल्डर का विश्वास बढ़ जाता है कि ये कंपनी जो है ना ये किसी हाल में डूब नहीं सकती, क्योंकि इसका एक रिजर्व जो है ना वो आम जनता के पास पड़ा है, मेरे पास भी पड़ा है, मेरे घर पे भी पड़ा है कंपनी का रिजर्व। तो कंपनी रिजर्व बनाती है, क्या करती है? अपने पास रखती है, लोगों को बोलती है हमारे पास इतना लाख रुपया पड़ा है। एक कंपनी कह रही है कि हमारे पास रिजर्व कैपिटल पड़ी है, जो इन्वेस्टमेंट था पूरा हमने कैश में नहीं मंगवाया था, छोड़ा था शेयर होल्डर्स के पास। तो फाइनेंशियल साउंडनेस जो है वो आपकी दिखती है, ठीक है, मजबूती दिखती है आपकी फाइनेंशियल पोजीशन में, तो ये रिजर्व कैपिटल होती है। कैपिटल रिजर्व जो है ये तो रिजर्व एंड सरप्लस में दिखाया जाता है बैलेंस शीट में। रिजर्व कैपिटल जो है ना इसका कोई प्रेजेंटेशन नहीं है, मांगा ही नहीं आपने 5 रुपये, 95 ही मांगा है। 5 आप क्या कर रहे हो? कंडीशन ही ऐसी रखी थी आपने, मांगेंगे नहीं, बुरे दिन आ गए तो मांगेंगे। एक होता है प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। मैं कोई कंपनी का रजिस्ट्रेशन करवाने गया, आइडिया जो है वो सुपर डुपर हिट है, लेकिन लोग मुझे पैसा देंगे, मेरे पास पैसा आएगा, उसके बाद ही तो धंधा स्टार्ट कर पाऊंगा मैं। अगर मेरे पास पब्लिक से पैसा ही नहीं आया तो क्या मैं उस बिजनेस को स्टार्ट कर पाऊंगा? नहीं सर, आप बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। तो इनिशियल लेवल पे जो फॉर्मेलिटीज़ करनी होती है, उन फॉर्मेलिटीज़ में कुछ खर्चे लगते हैं, उन्हीं खर्चों को हम क्या कहते हैं? प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस या प्री इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस। इसके अलावा अगर मैं आसान भाषा में समझाऊं तो मान लो आपने कोई दुकान स्टार्ट करी तो आपने क्या किया? डीजे बुलवाया, लोगों को बुलवाया, नाश्ता करवाया, डांस वांस किया, मज़े किए, आसपास के एरिया में पता चल गया इस टाइप की दुकान है यहाँ पे खुली।
अब जो खर्चा हुआ था ना इनॉग्रेशन का या रजिस्ट्रेशन का या लीगल चार्जेज का, वो हो गया आपका, उसका बेनिफिट मिलेगा अपकमिंग ईयर्स तक। तो उस सारे खर्चे को हम क्या बोलते हैं, प्री इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस या प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। क्या करें, कहाँ से वसूला जाएगा वो खर्चा? उस खर्चे को उसी साल में नहीं माना जाता है, उसको डिस्पोज ऑफ किया जाता है अपकमिंग ईयर्स में। तो जनरली कंपनी के केस में प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस जो है अपकमिंग 5 ईयर्स में राइट ऑफ कर दिए जाते हैं। इट मीन्स थोड़ा करके बर्डन बांट दिया जाता है कि भाई एक साल पे बर्डन ना जाए। धंधा स्टार्ट किया करते ही पहले साल ही बढ़िया वाला लॉस दिख जाएगा अदरवाइज। एक होता है प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट। क्या होता है प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट? प्रायोरिटी दी जाती है कुछ, मतलब एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को। एक कंपनी ने पहले मार्केट में शेयर इशू कर रखे थे, अभी कंपनी को और फंड रेज करना है। कंपनी ने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ही कहा कि भाई प्राथमिकता आपकी है, इस कंपनी में पैसा लगाने के लिए लोग मर रहे हैं, अगर आप चाहते हैं तो प्रायोरिटी पे आप हो। तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट। ठीक है। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। कंपनी क्या करती है कि एक्चुअल में कोई भी बिजनेस जो है ना, वो अपने वर्कर्स पे ही, मतलब जो एम्प्लॉयज़ हैं उसके, उन्हीं के ऊपर डिपेंड करता है कि वो, मतलब वही ड्राइव करते हैं उस बिज़नेस को कि वो किस डायरेक्शन में लेके जाएंगे, कहाँ लेके जाएंगे। तो कंपनी मैनेजमेंट ने दिमाग लगाया क्यों ना इनको भी मैनेज ओनर ही बना दिया जाए कि अब लेके जाओ, आप गर्त में कैसे लेके जाएंगे। तो दिल तोड़ जी तोड़ मेहनत करेंगे वो लोग, लेट तक काम करेंगे। तो कंपनी ने उनको क्या कहा, कंपनी आपको कुछ शेयर्स दे रही है एज अ बोनस मान लो आप, ठीक है, या आपका जब अप्रेजल टाइम होता है, इंक्रीमेंट की बात आती है तब मान लो। बट कंपनी उन पर कुछ कंडीशंस लगाती है, कंपनी दिमाग लगाती है। और कंपनी क्या कहती है, ये शेयर जो है ना ये आपके खाते में जाएंगे, लेकिन उसके लिए आपको ये शर्तें जो है पूरी करनी होंगी। शर्तों में जर्नली यही रहता है कि इतने टाइम तक आपको रुकना पड़ेगा। तो छोड़ के नहीं जाता है बेचारा, एक तो बंद गया आपके पास। ठीक है, तो मालिकाना हक दे देना किसको, अपने एम्प्लॉयज़ को। दैट इज कॉल्ड ई शॉप्स। इसकी अकाउंटिंग आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, किसी की भी नहीं है। एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट, ASBP। कुछ लोग क्या होते हैं, जैसे ही कंपनी के शेयर वगैरह इशू होना स्टार्ट होते हैं तो बढ़ चढ़ के आगे आते हैं, हमें दे दो हमें दे दो हमें दे दो। और जब बात आती है पैसे की तो वो दे नहीं पाते हैं। तो ASBP बेसिकली उनके बैंक अकाउंट से एक सर्टेन अमाउंट जो है वो ब्लॉक हो जाता है। जैसे उनको शेयर अलॉट होते हैं तो वो कंपनी के पास ट्रांसफ़र हो जाता है। इट मीन्स वो पैसा वो निकाल नहीं सकते। PDC का नाम सुना आपने, पोस्ट डेटेड चेक, वैसी सी कुछ कहानी है, लेकिन यहाँ पे अमाउंट ब्लॉक होता है। ठीक है, मैंने किसी कंपनी के शेयर अप्लाई किए, जैसे ही मैंने अप्लाई किए मेरी बैंक मेरे खाते से कुछ पैसा साइड में रख देगी कि भाई किसी को पेमेंट करना है, कुछ और करना है, बच्चे को ऐसे करो, इसको मत नहीं छेड़ सकते। कल को आपको शेयर अलॉट हो गए तो अलॉट होते ही ये पैसा कंपनी के पास चला जाएगा, नहीं हुए तो ये फ्री हो जाएगा, आप वापस इसको यूज़ में ले सकते हो। तो उसको हम कहते हैं एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट। ठीक है, तो अननेसेसरी कोई अप्लाई नहीं करता है। चलिए, ये तो अदर चीज़ें थी। अभी आते हैं अपन प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स और पब्लिक इश्यू ऑफ शेयर्स पे। प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर से मतलब है बेसिकली प्राइवेट कंपनी से ही, प्राइवेट कंपनी ऐसा करती है। ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा लोगों की ज़रूरत नहीं है, लोग कुछ हो लेकिन अपने हो। ठीक है, ज़िंदगी तमाशा थोड़ी है, ठीक है, कि वो भीड़ चाहिए हमें। तो यहाँ पे क्या होता है, कुछ लोग होते हैं, ज़्यादा नहीं बढ़ाया जाता है पैसा, जो है कुछ लिमिटेड चुनिंदा लोगों से ले दिया जाता है। तो मोस्टली बड़े लोग होते हैं ये लोग, तो म्यूचुअल फंड वगैरह जो होते हैं या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, वहाँ से फंड रेजिंग का काम हो जाता है। इसको हम प्राइवेट प्लेसमेंट कहते हैं। हमारा जो मेन मोटिव है ना, जो इम्पोर्टेंट पार्ट है, वो है पब्लिक इश्यू ऑफ शेयर। सर हमें तो जो है ना पब्लिक को शेयर इशू करने हैं। पब्लिक को कैसे किए जाते हैं? तो पब्लिक को शेयर इशू करने तो आपको आते हैं ना, एप्लीकेशन अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल। चलिए, इशू करने से पहले उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस पढ़ लेते हैं, फिर हम बात करते हैं। शेयर इशू करने के लिए सबसे पहले आपको प्रोस्पेक्टस इशू करने होते हैं, जिसमें कंपनी से रिलेटेड सारी डिटेल होती है। लोगों ने न्यूज़पेपर खोले, प्रोस्पेक्टस आए, देखा, पढ़ा, छपा हुआ आता है, आजकल भी आता है न्यूज़पेपर में। ठीक है, रिलीज करना एज पर कंपनी एक्ट 2013 कंप्लाइंस है जो पूरा करना होता है उनको। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, कंपनी के पास एप्लीकेशन मनी आना स्टार्ट होती है। आपने न्यूज़पेपर खोला, आपको फ़ायदेमंद लगा, बिजनेस किया, धंधा तो बढ़िया एक नंबर का है, मेरे को भी इस धंधे में जो है पैसा लगाना है, तो आपको एप्लीकेशन मनी जो है कंपनी की तरफ भेजना पड़ेगा। अब एप्लीकेशन मनी कितना होगा? अगर 100 रुपये का शेयर है तो कंपनी एक्ट 2013 कहता है कि कम से कम 5 रुपये एप्लीकेशन पे कंपनी को मांगना होगा। और सेबी की गाइडलाइन कितनी कहती है? 25%।
स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अब क्या करें सर, 5 या 25? 25 रख लो, 5 वाली गाइडलाइन जो है वो मीट हो जाती है, तो कम से कम 25% अगर एप्लीकेशन पे पैसा रिसीव होगा, ठीक है, तो ठीक है, कंप्लाइंस जो है वो पूरा हो जाएगा 5% वाला भी। तो ये बात है यहाँ पे 100 रुपये जो कलेक्ट करने हैं, तो उन पे एप्लीकेशन का जो पैसा है वो कम से कम 25% जो है मांगा जाना चाहिए ऑन एप्लीकेशन, ठीक है, इतनी सी बात है। अच्छा, सेबी की गाइडलाइन में 25%, कंपनीज एक्ट 2013 की गाइडलाइन में 5%, दोनों का मतलब क्या रहा? कंपनीज एक्ट वाली का 5% का मतलब ही नहीं रहा, रहता है अगर वो कंपनी अनलिस्टेड हो। क्या हो वो? अनलिस्टेड हो। अनलिस्टेड हो तो सेबी की गाइडलाइन उसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगी। स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की गाइडलाइन कब एप्लीकेबल होगी? जब वहाँ पे स्टॉक एक्सचेंज में आप लिस्टेड हैं, तभी तो ये 25% वाली बात एप्लीकेबल होगी, अदरवाइज थोड़ी ना होगी। तो अनलिस्टेड कंपनी के लिए वो 5% ही रहेगी। मत सोचो अभी, कंपनीज एक्ट 2013 जब आगे पढ़ो तब सोचना। अभी हाल फिलहाल आपको क्या ध्यान दे रखना है, जितने रुपए का शेयर है उसका 25 रुपये 25% जो है वो एप्लीकेशन पे आ जाना चाहिए, ठीक है। अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, उसके बाद अलॉटमेंट होना स्टार्ट हो जाता है। अलॉटमेंट के लिए ये कहा गया है कि ये जो एप्लीकेशन मनी आप रिसीव कर रहे हो ना पब्लिक से, ये एक बैंक अकाउंट में आता है जिसका नाम होता है एस्क्रो अकाउंट। क्या होता है? एस्क्रो अकाउंट। सर सेविंग अकाउंट सुना है, एफडी अकाउंट सुना है, करंट अकाउंट सुना है, डीमैट अकाउंट सुना है, लोन अकाउंट सुना है, ये एस्क्रो अकाउंट क्या है? ये कंपनीज को ओपन करवाना होता है बैंक में। ये आम जनता के अधिकारों की सुरक्षा देने के लिए गवर्नमेंट ने बेसिकली डिज़ाइन किया। कंपनीज एक्ट 2013 में क्लोज डाला गया कि पब्लिक जो है एप्लीकेशन का पैसा भेजेगी तो सीधा कंपनी के हाथ में नहीं जाना चाहिए। क्या पता मिनिमम सब्सक्रिप्शन कंपनी अचीव ना कर पाए, तो पैसा जो है पब्लिक को वापस जाना चाहिए। तो उस केस में एस्क्रो अकाउंट ओपन होता है। उस अकाउंट की खास बात ये होती है, जैसे मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्रॉस होता है पैसा कंपनी की तरफ मूव ऑन हो जाता है, अदरवाइज नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आया, आने के बाद कंपनी ने मिनिमम सब्सक्रिप्शन वगैरह सब कुछ रिसीव कर लिया और अलॉटमेंट भी कर दिया। तो भैया तो आप अलॉट कर दीजिए शेयर। अगर आप अलॉट नहीं कर रहे हैं, इट मीन्स आप रिजेक्ट कर रहे हैं, या फिर मिनिमम सब्सक्रिप्शन आपने अचीव नहीं किया, उस केस में लोगों का पैसा जो है विदिन 30 डेज 30 दिन के भीतर भीतर वापस लौटा दीजिए। अगर आप नहीं, मतलब 30 दिन में, 30 दिन में आपको ये जो है मिनिमम सब्सक्रिप्शन अचीव करना होगा। मिनिमम सब्सक्रिप्शन जो है अचीव करने के लिए आपके पास कितने दिन है? 30 दिन। आज मैंने शेयर इशू किए, ठीक है, प्रोस्पेक्टस इशू किया, एप्लीकेशन आनी चालू हुई, मैं वेट कर रहा हूँ, 2 साल हो गए। अब किसी बेचारे ने एप्लीकेशन भेजी, वो वेट कर रहा है कि यार कंपनी पता नहीं कब शेयर अलॉट करेगी। 30 दिन तक ही विंडो खुली रहेगी, उससे ज़्यादा नहीं कि और वेट कर लेते हैं, और आ जाएगा सर, मिनिमम सब्सक्रिप्शन अचीव हो जाएगा, लोगों को मना लाएंगे। 30 दिन है आपके पास जो करना है। मिनिमम सब्सक्रिप्शन आ गया तो ठीक है, अदरवाइज ये पैसा रिटर्न करोगे विदिन 15 डेज। इट मीन्स आज की डेट में अगर कोई बंदा शेयर अप्लाई करता है तो 45 दिन के भीतर भीतर उसका पैसा वापस उसके पास आ जाता है, अगर उसको शेयर अलॉट नहीं होता है तो। मैक्स टू मैक्स। सर इससे ज़्यादा डिले हो तो? इससे ज़्यादा डिले हो तो भाई कंपनी जो है ना आपको इंटरेस्ट का पेमेंट करेगी, वो भी 15% की रेट से। भैया तो आपको माल दे, आपने जो पैसा भेजा है उसके बदले में, और अगर या फिर माल अगर आपको नहीं दे रही है तो आपके पैसा जो है वो रिटर्न करे कंपनी। मेक कॉल ऑन शेयर, उसके बाद बात आती है कॉल की। उसके बाद कंपनी जो है कॉल करना स्टार्ट करती है, ठीक है। तो जो इंस्टॉलमेंट है कंपनी मांगती है, उनसे रिलेटेड 1-2 छोटे छोटे नियम कायदे कानून है। अगर इंस्टॉलमेंट तक आप बात लेके जाना चाहते हो तो 25% से ज़्यादा जो है आप नहीं मांग सकते, ठीक है। आपने कहा 100 रुपये का शेयर है, इस 100 रुपये के शेयर के ऊपर हम जो पैसा मांगेंगे वो कुछ इस तरीके से मांगेंगे, यहाँ 20, यहाँ 20 और यहाँ 60 रुपये। ये भाई 60% हो गया, 25% से ज़्यादा नहीं, ऐसा आप नहीं कर सकते। एक तो ये रूल है। दूसरा, 2 इंस्टॉलमेंट के बीच में जो गैप होगा वो कम से कम 1 मंथ का होना चाहिए, अदरवाइज़ तो आप आम जनता को परेशान कर रहे हो। एक साथ पैसा ले लेते ना, अब इंस्टॉलमेंट का झंझट ही क्यों रखा आपने? आज पैसा मांगा, कल फिर लेटर भेज रहे हो कि ले भाई फाइनल कॉल भी दे दे। एक साथ मांग लो ना यार। 2 इंस्टॉलमेंट अगर करनी है तो 1 महीने का कम से कम गैप रखना पड़ेगा आपको, ठीक है, बिटवीन 2 कॉल, और 14 दिन का नोटिस भी भेजना पड़ेगा, ठीक है, पैसा देने के लिए। कल तक पैसा आ जाना चाहिए, अदरवाइज शेयर कैंसिल हो जाएंगे। ऐसे दादागिरी नहीं कर सकते। अगर ऐसे खुला छोड़ दिया गया कंपनी को तो कंपनी तो क्या करेगी, आम जनता से पैसा लेगी और कुछ ना कुछ रीजन बता के ऐसा नहीं किया आपने, ऐसा नहीं किया, चलो कैंसिल हो गया, जब्त कर लिया हमने, आपका पैसा भूल जाओ।
तो आम जनता के साथ लोग दादागिरी करने लग जाएंगे। इसलिए रूल्स और रेगुलेशंस बनाए गए कि 14 दिन का नोटिस दिया जाएगा पैसा चुकाने के लिए, 2 कॉल के बीच में 1 महीने का इंटरवल होगा। ठीक है, तो ये सारी बातें जो है आप ध्यान रखेंगे, लिखी हुई है यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं अपन इश्यू ऑफ शेयर फॉर कैश पे। अब बात आती है हमारी अकाउंटिंग की। शेयर इशू करना है और वो भी किस पे? कैश पे। तो यहाँ पे जब हम बात करते हैं ना, मान लो एक कंपनी जो है वो शेयर इशू कर रही है, इशू फॉर कैश। तो पहले तो तीन तरीके से शेयर जो है इशू किए जाते थे। एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट। यहाँ पे क्या होता था, 100 रुपये का शेयर है, शेयर कितने का है? 100 रुपये का, और पब्लिक को इशू कितने में किया गया? 100 रुपये में। ठीक है, कॉमन रख लेते हैं, शेयर कितने का है हमारा? 100 रुपये का, और पब्लिक से कितना रुपये दिया जाएगा? 100 रुपये। इसको हम एट पार बोलते हैं। नेक्स्ट सिचुएशन आई एट प्रीमियम की। कंपनी को लग रहा है भाई बहुत ज़्यादा डिमांड है शेयर की, ठीक है, क्यों ना फ़ायदा उठाया जाए, और कंपनी ने कहा भाई जिसको शेयर लेना है ले लो, 120 रुपये लगेंगे। हाँ, शेयर 100 रुपये का ही है। लायबिलिटी कंपनी कितनी मानेगी अपनी? 100 रुपये ही मानेगी। ठीक है, लेकिन आपको पैसे कितने देने पड़ेंगे? 120, 120। यहाँ पे जो एक्स्ट्रा 20 रुपये कंपनी ने कलेक्ट किया ना, इसको हम क्या बोलते हैं? प्रीमियम। इसी को हम क्या कहते हैं? प्रीमियम। तो यहाँ पे प्रीमियम ले लिया। ये प्रीमियम कंपनी के लिए क्या हो गया है? फ़ायदा हो गया है। ठीक है, इस प्रीमियम का कंपनी क्या कर सकती है? 5 जगह इसको यूज में ले सकती है। कितनी जगह? 5 जगह। ये 5 जगह कौन कौन सी है सर? फुली पेड बोनस शेयर इशू कर सकती है। जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स है उनको कहा, मतलब सारे शेयर होल्डर्स को कहा कि पैसा पड़ा है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में, बोनस शेयर इशू कर दो, चलो पैसा लेने की ज़रूरत नहीं है जनता से। ठीक है, ऐसे ही बोनस में शेयर दे दो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को। इसका रिडम्पशन जब होता है, इक्विटी शेयर का नहीं होता, प्रेफरेंस शेयर्स का होता है, डिवेंचर्स का होता है। तो रिडम्पशन पे प्रीमियम का अरेंजमेंट करने के लिए आप इसको यूज में ले सकते हो। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस की हमने थोड़ी देर पहले बात की थी, उनको राइट ऑफ करने के लिए भी यूज में इसको लिया जा सकता है। ठीक है, ऐसे करके इसके टोटल 5 यूज है, वो 5 यूज याद कर लेना भाई। ठीक है, पाँचों के पाँचों यूज जो है आप याद कर लेना। इसके अलावा और इश्यू एक्सपेंसेस जो आपके होते हैं प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस के अलावा, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर, ठीक है, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर, उसको राइट ऑफ करने के लिए भी काम में इसको लिया जा सकता है। तो ऐसे 5 यूज है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के। ये जो एक्स्ट्रा पैसा कंपनी ने कलेक्ट कर लिया है शेयर होल्डर से, ऐसे नहीं है कि चलो पार्टी कर लेते हैं इसकी, नहीं, ऐसे नहीं कर सकते। 5 फिक्स यूज है, वहीं पे आप इसको यूज में ले सकते हैं, अन्यथा आप इसको यूज में नहीं ले सकते। लास्ट हमारा केस आता है डिस्काउंट का। लास्ट हमारा केस किसका आता है? डिस्काउंट का। कंपनी कह रही है यार कोई आ ही नहीं रहा है, पैसा ही नहीं लगा रहा, तो कंपनी ने कहा चलो 90 रुपये दे दो आप, 100 रुपये का आपको हक मिल जाएगा। लालच मत दो आम जनता को, भोली भाली जनता है, फंस जाएगी तो क्या हो जाएगा? नुकसान हो जाएगा। तो कंपनी एक्ट 2013 में बात डाली गई, दम है ना तो प्रीमियम पे इश्यू करो या फिर एट पार करो। डिस्काउंट पे जो है ना वो रेस्ट्रिक्टेड है। ठीक है, उस पर रिस्ट्रिक्शन लगा दी गई। अभी प्रेजेंट में एज पर कंपनीज एक्ट 2013 कोई भी कंपनी डिस्काउंट पे शेयर इशू नहीं कर सकती। ठीक है, तो इशू ऑफ शेयर्स फॉर कैश हम पढ़े या फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश पढ़े, कुछ भी पढ़े, एट पार पढ़ेंगे, एट प्रीमियम पढ़ेंगे, डिस्काउंट के बारे में हम कोई बात नहीं करेंगे। इशू ऑफ शेयर्स फॉर कैश एट पार की बात करते हैं अपन सबसे पहले। ये कुछ एंट्रीज हैं, चलिए प्रैक्टिकली यहीं एक क्वेश्चन फ्रेम करते हैं और उसको सॉल्व भी कर लेते हैं। एक कंपनी ने 1000 शेयर इशू किए, एक शेयर की वैल्यू रखी 10 रुपये, और कंपनी ने क्या किया, 3 इंस्टॉलमेंट में ये पैसा ड्यू किया, कुछ इस तरीके से 3 रुपये एप्लीकेशन पे, 4 रुपये अलॉटमेंट पे और 3 रुपये फर्स्ट कॉल पे। तो सबसे पहले कंपनी के पास एप्लीकेशन आना स्टार्ट हुई। एप्लीकेशन पे कंपनी को पैसा रिसीव हुआ 1000 × 3, इट मीन्स 3000। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश की क्या एंट्री होती है? कैश या बैंक अकाउंट दिया टू कैपिटल ना, यहाँ पे शेयर कैपिटल होनी चाहिए सर। टू शेयर एप्लीकेशन क्यों लिखा? चलो सुधार लेते हैं बात को। शेयर एप्लीकेशन को वापस डेबिट किया, जितने से क्रेडिट किया था उसी अमाउंट से,
और इसकी जगह क्रेडिट किसको कर दिया, शेयर कैपिटल को, दैट्स इट। तो दोनों एंट्रीज को अगर आप क्लब करते हैं तो आपको पता चलेगा शेयर एप्लीकेशन क्रेडिट भी डेबिट भी खत्म, तो बैंक टू शेयर कैपिटल ही हुआ है, लेकिन 33,000 से हुआ है। हमें तो 10,000 से करना था ना, 3,000 से क्यों किया, 4 से अलॉटमेंट पे होगा, 3 से फर्स्ट कॉल पे, क्योंकि इश्यू ऑफ शेयर कंपनी के केस में क्या होता है, बात बहुत बड़े फंड की हो रही है, बहुत सारे लोगों से पैसा कलेक्ट करना है, एक ही डेट पे सारे लोगों से सारा पैसा कलेक्ट करना थोड़ा सा सोचने वाला विषय हो जाता है। तो यहाँ पे पैसा जो है वो इंस्टॉलमेंट में आता है, और हर इंस्टॉलमेंट के लिए हमें 2-2 एंट्री करनी होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अलॉटमेंट की। तो अलॉटमेंट का पैसा आ जाएगा नहीं, हमें पता नहीं था एप्लीकेशन का पैसा किससे मांगना है, तो हमने आम जनता को सीधा खुला नोटिस दिया था। नोटिस क्या दिया था, प्रोस्पेक्टस भेजा था कि भाई जिसका इंटरेस्ट एप्लीकेशन का पैसा भेज दो। तो पहले पैसा आया, फिर हमने ट्रांसफ़र किया। अब पैसा तो आ ही चुका है ना, लोग फिक्स हो गए हैं, लोग क्या हो गए हैं, फिक्स हो गए हैं। अब जिन जिनको आपने शेयर अलॉट कर दिया उनका पैसा आप क्या करेंगे, अलॉटमेंट से शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र कर देंगे। इट मीन्स कंपनी कह रही है 1000 शेयर्स पे 4 रुपये के हिसाब से 4000 रुपये हमने तो हमारी शेयर कैपिटल जो है वो क्रेडिट कर ली, अब आप पैसा दे दो। अब अलॉटमेंट क्रेडिट होगा, बैंक डेबिट होगा, कितने से, 4000 से। तो ऊपर एप्लीकेशन पे जो 2 एंट्री थी वही एंट्री यहाँ पे, बस सीक्वेंस बदली है। पैसा आने की एंट्री बाद में होगी, ट्रांसफ़र करने की पहले होगी। तो ट्रांसफ़र करने वाली एंट्री है उसी को हम बोलते हैं अलॉटमेंट मनी ड्यू। ड्यू हो गया अलॉटमेंट, या अलॉटमेंट मनी ट्रांसफ़र। ट्रांसफ़र जैसे ही हम करते हैं, ट्रांसफ़र करने का मतलब ही क्या है कि भाई ड्यू हो गया, पैसा दे दो, तो फिर पैसा आपके पास आ गया। फिर फर्स्ट कॉल की बात करते हैं। फर्स्ट कॉल ड्यू होगा, कितना ड्यू होगा, 1000 इंटू 3, यही था अमाउंट। 3000 रुपये मांगना है सर, आ गया बैंक अकाउंट DR टू शेयर फर्स्ट कॉल। तो जो फर्स्ट कॉल है यहाँ पे डेबिट हुआ, वो यहाँ पे क्रेडिट हो गया, ख़त्म, बैंक टू शेयर कैपिटल बचा। ऐसे ही अलॉटमेंट ख़त्म हो गया। तो तीनों को अगर आप क्लब करोगे तो आपकी एक एंट्री निकल के आएगी, बैंक अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल बाय ₹1000 इंटू 10,000। ठीक है, तो इस केस को हम कहते हैं इश्यू ऑफ शेयर फॉर कैश एट पार। सर प्रीमियम पे होता तो क्या होता, प्रीमियम पे होता तो कुछ इस तरीके से होता, 1000 शेयर है, एक शेयर 10 रुपये का है, मान लो कंपनी ने 2 रुपये प्रीमियम डिसाइड किया, 3 रुपये, 4 रुपये, 3 रुपये। अभी प्रीमियम किसके साथ मांगा जाना चाहिए, कुछ भी नहीं दिया हुआ हो तो बट ऑब्वियस है हम इसको अलॉटमेंट के साथ इंक्लूड कर देते हैं। तो यहाँ पे मान लो अलॉटमेंट पे 4 + 2 6 रुपये आपको कलेक्ट करने, टोटल 12 रुपये लेने हैं ना। हमारी पिछले वाले केस में एंट्री हुई थी बैंक अकाउंट DR, क्या हुई थी, बैंक अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल अकाउंट। बैंक अकाउंट कितना आया था, 10,000। अभी क्या है, प्रीमियम का पैसा और आना है, कितना, 2000। तो साथ में क्या होगा, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व हो जाएगा 2000। तो अभी क्लब करने पे आपकी एंट्री क्या आएगी, बैंक अकाउंट DR 10,000 + 2,000 मतलब 12,000 आएगा, जिसमें से शेयर कैपिटल का 10,000 होगा और 2,000 किसका होगा, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का। चलिए करके देखते हैं। सबसे पहले एप्लीकेशन पे आए, एप्लीकेशन पे हमने कहा 1000 शेयर्स पे 3 रुपये के हिसाब से हमें टोटल मिला 3000 रुपये। फिर हमने 3000 रुपये जो है ये ट्रांसफ़र कर दिया शेयर कैपिटल में। फिर बात आई अलॉटमेंट की। अलॉटमेंट में कंपनी कह रही है 1000 शेयर पे जो पैसा आना है वो आना है 4 + 2, इट मीन्स टोटल 6000 हमें रिसीव करने हैं। कोई पूछे 6000 क्यों, तो हम बता रहे हैं 1000 इंटू 4 शेयर कैपिटल का, 1000 इंटू 2 सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का, 4000 ये, 2000 ये। फिर अलॉटमेंट का पैसा हमें रिसीव हो गया, तो 6000 रुपये आपको रिसीव हो गया। भाई अलॉटमेंट जितने से डेबिट था उतने से क्या हो गया, क्रेडिट। तो आपकी एंट्री क्या बनी, बैंक अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। फिर फर्स्ट कॉल की बात करते हैं, 1000 इंटू 3, 3000 रुपये ड्यू और 3000 रिसीव। कहीं कोई चेंज हुआ क्या एंट्री में, कहीं नहीं हुआ, सिर्फ एक सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व जो है वो एक्स्ट्रा आ गया।
ठीक है, और यहाँ पे अमाउंट भी हमें एक्स्ट्रा रिसीव हो गया। तो एग्जाम्पल आपके सामने है, एंट्रीज आपके सामने है, एग्जाम्पल को अप्लाई करके भी बता दिया है। तो होप सो बेसिक जो एंट्रीज है आपकी, उनमें आपको कोई समस्या नहीं महसूस हुई होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं जहाँ पे हमें प्रॉब्लम आना स्टार्ट होती है। इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश आएंगे। इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर कैश पे ही वापस लौटेंगे। बस सिर्फ और सिर्फ एक केस की बात कर लेते हैं कि क्या होगा अगर कंसिडरेशन अदर देन कैश हम इश्यू करें। तो यहाँ पे क्या होता है, वेंडर्स को शेयर इश्यू करते हो। किसको इश्यू करते हो? वेंडर्स को। वेंडर्स के अलावा आप कुछ लोगों को और भी इश्यू करते हो। हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं? हाल फिलहाल वेंडर्स की बात कर रहे हैं। इसके अलावा आपके सिलेबस में अंडर राइटर्स को भी शेयर इशू किए गए हैं, ठीक है, और प्रमोटर्स को भी किए गए हैं। ठीक है, अभी अभी हम क्या पढ़ के आए थे? इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर कैश। तो इश्यू ऑफ शेयर फॉर कैश में हमारे सामने जो एंट्री आ रही थी वो कितनी आ रही थी? 6 आ रही थी, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में आपने कितनी इंस्टॉलमेंट ली थी? 3। हर इंस्टॉलमेंट की 2 एंट्री। इफ़ होल अमाउंट पेबल अलोंग विद एप्लीकेशन, तब क्या होता? तब 2 ही एंट्री में काम खत्म हो जाता ना आपका। तब किस में हो जाता? 2 ही एंट्री में आपका काम खत्म हो जाता। अच्छा, कंपनी कह रही है कि कुछ लोगों ने बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट किया था, ठीक है, बहुत मेहनत करी थी, ठीक है, उन लोगों को कुछ शेयर्स जो है ऐसे इशू कर दिए जाए, उनको हम प्रमोटर्स कहते हैं। तो प्रमोटर्स को जब शेयर इशू किए जाएंगे ना, तो एंट्री जो है आपकी इतनी होगी, 2 शेयर कैपिटल तो होगा। क्या बैंक अकाउंट डेबिट होगा? नहीं, उन्होंने तो बहुत मेहनत करी है, मेहनत के बदले में शेयर दे रहे हैं ना, तो पैसा थोड़ी ना आएगा वहाँ से। तो फिर क्या लिखें? तो यहाँ पे हम इसको लिखते हैं प्रमोशन या इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस, या फिर कुछ लोग इसको गुडविल भी लिखते हैं, अकाउंट DR2 शेयर कैपिटल। अगर प्रमोटर को शेयर इशू किए जा रहे हैं तो सर, अगर अंडर राइटर को शेयर इशू किए गए हो तो बेटा अंडर राइटर को अगर शेयर इशू किए गए हैं तो क्यों किए जाते हैं? अंडर राइटर कौन होते हैं पहले तो ये समझ लीजिए। कंपनी अपने शेयर जो है ना यथास्थान तक, मतलब लोगों तक नहीं पहुंचा सकती कि आप आइए और हमारी कंपनी में पैसा लगाइए। इसके लिए कंपनी और आम जनता के बीच में कुछ लोग होते हैं जिनको हम बोलते हैं अंडर राइटर्स। वो क्या करते हैं? कंपनी के शेयर जो है कि हम मार्केट से आपको पैसा ला के देंगे, अगर नहीं आया गारंटी भी देते हैं वो, तो हम खरीद लेंगे आपके शेयर, कंपनी निश्चिंत। लेकिन बदले में उनको एक कमीशन देना होता है। तो उनका जो कमीशन है वो कंपनी के लिए क्या है? खर्चा है। तो यहाँ पे अंडर राइटिंग कमीशन अकाउंट DR2 शेयर कैपिटल अकाउंट। बदले में क्या कर दिया? कंपनी ने शेयर इशू कर दिया उनको कि चलो आपके कमीशन के बदले में आप शेयर ले लो हमारी कंपनी के, ठीक है। तो ये अंडर राइटर को इश्यू हो गए, वो प्रमोटर को इश्यू हो गए। हमारा जो टॉपिक था ना, इंपॉर्टेंट पार्ट जो एग्जाम में पूछा ही पूछा जाएगा, या तो इश्यू ऑफ शेयर में या इश्यू ऑफ डिवेंचर में, ठीक है, इसका कोई तोड़ ही नहीं है। उसको हम बोलते हैं इश्यू ऑफ शेयर टू वेंडर। वेंडर कौन होता है? वेंडर कौन होता है ये समझ लीजिए आप। मैंने किसी से मशीन खरीदी, बिजनेस खरीदा और उसको पेमेंट नहीं किया, तो उस बंदे को हम क्या बोलते हैं? वेंडर। देखिए, उधार में अगर मैंने गुड्स खरीदा, मेरा काम है बोतल बना के बोतल बेचना, अगर मैंने उधार में बोतलों को बनाने के लिए जो मटेरियल है वो मटेरियल खरीदा, तो उसको हम क्या बोलते हैं? गुड्स। उसके लिए अगर कोई भी उधारी है तो उनको हम कहेंगे क्रेडिटर्स। क्या कहेंगे उनको हम? क्रेडिटर्स। बट मैंने तो क्या किया, कोई मशीन खरीदी थी, उसके लिए उधारी है। मशीन बेचना तो मेरा बिजनेस नहीं है, मशीन मेरे लिए गुड्स नहीं है, तो उसके लिए जो उधारी है उसको हम जनरली वेंडर ही कहते हैं, या फिर नॉन ट्रेड क्रेडिटर भी कहते हैं उनको हम। तो इस केस में जो एंट्री है वो क्या होती है? पहले खरीदने की एंट्री देख लेते हैं। तो खरीदने की जो हमारी एंट्री होती है वो होती है एसेट्स अकाउंट DR2 वेंडर। अगर उधार में खरीदी है तो एसेट्स जो भी है उनका नाम आ जाएगा, फर्नीचर, बिल्डिंग, मशीनरी एटसेट्रा जो भी है। अगर कुछ कैश में पेमेंट कर दिया तो टू कैश भी आ जाएगा, टू बैंक भी आ जाएगा, टू BP भी आ जाएगा। उधार कितना है उतने से क्या आ जाएगा आपका? वेंडर। सर ज़रूरी है क्या हमने एसेट ही खरीदी हो? हमने कोई रनिंग बिजनेस खरीदा हो तो बेटा रनिंग बिजनेस अगर आपने ख़रीदा है तो कुछ एसेट आएगी और कुछ लाइबिलिटीज आएगी। उसके बाद हम क्या लिखेंगे? वेंडर लिखेंगे।
उसके बाद हम क्या लिखेंगे, वेंडर लिखेंगे। अब यहाँ पे समझना कि टू वेंडर यहाँ पे गलती से चला गया है, इसको हम यहाँ लिख लेते हैं, टू वेंडर्स अकाउंट। इसको समझना आप। मैंने एक बिजनेस खरीदा जिसमें एसेट जो है ना, एसेट्स आई मेरे पास 10 रुपए की, लाइबिलिटीज आई मेरे पास 2 रुपए की। अब मुझे वेंडर को कितना पेमेंट करना चाहिए? मैं वेंडर को कह रहा हूँ कि भाई मेरे 10 रुपए का सामान दे रहा है तो 2 रुपए की लाइबिलिटी भी तो दे रहा है, तो 8 रुपए ही पेमेंट करूंगा मैं वेंडर को। मेरे को ये बिजनेस कितने में खरीदना चाहिए? 8 रुपए में। बट एक्चुअल में जो बिजनेस की एक्चुअल वैल्यू है उस पर कभी बिजनेस नहीं बेचा जाता, या तो ज़्यादा पे या फिर कम पे। तो मुझे वेंडर ने कहा ये बिजनेस जो है ना मैं आपको 8 रुपए पे नहीं दे रहा, ये बिजनेस जो है मैं आपको 8 रुपए में नहीं दूंगा, ये बिजनेस मैं आपको दूंगा 9 रुपए में। 10 का सामान, 2 की लाइबिलिटी, 8 रुपए का बिजनेस 9 रुपए में आ रहा है। 1 रुपया जो मैं एक्स्ट्रा पेमेंट कर रहा हूँ, ठीक है, ये 1 रुपया जो मैं एक्स्ट्रा पेमेंट कर रहा हूँ ये मैं किसका मान के चलूँगा? गुडविल का। तो गुडविल अकाउंट डी आर। तो एंट्री क्या बनती है? एसेट्स अकाउंट डी आर, गुडविल अकाउंट डी आर टू लाइबिलिटी टू वेंडर। ये रहा गुडविल, स्टार लगा हुआ है और स्टार लगा के लिखा हुआ है नोट में, ठीक है। आइदर गुडविल और कैपिटल रिजर्व कम। गुडविल कब आता है? जब परचेज कंसिडरेशन इज मोर देन एक्चुअल वैल्यूएशन। एक्चुअल वैल्यूएशन आ रहा है बिजनेस का 8 रुपए और परचेज कंसिडरेशन कितना डिसाइड हुआ? 9 रुपए। एक्स्ट्रा पेमेंट कर रहे हो तो गुडविल खुलेगा। अच्छा सर, ये भी तो सिचुएशन हो सकती थी कि हमने जो एसेट्स ली है उस बिजनेस में वो 10 रुपए की है, लाइबिलिटीज जो है, लाइबिलिटीज है हमारी 2 रुपए की। अब इस बिजनेस का वेंडर को जो पेमेंट हमें करना है वो 8 रुपए करना था, लेकिन हमने 7 रुपए में मना लिया। यहाँ पे 1 रुपए का फ़ायदा हो गया हमें। तो ये जो फ़ायदा है ना, ये कैपिटल नेचर का प्रॉफिट है। और कैपिटल नेचर के प्रॉफिट कहाँ जाते हैं? कैपिटल रिजर्व में। थोड़ी देर पहले ही पढ़ के आए थे, यही सारी बातें लिखी हुई है। अगर आप बिजनेस खरीदते हैं तो एसेट्स डेबिट होगी, लाइबिलिटीज क्रेडिट होगी, वेंडर क्रेडिट होगा। कैपिटल रिजर्व या फिर गुडविल, इन दो में से कोई एक अकाउंट आपको दिख सकता है। ये लेकिन ये कब दिखेगा? जब परचेज कंसिडरेशन गिवन हो कि ये बिजनेस 9 में खरीदा गया है कि 7 में, कितने में, ये वैल्यू आपको दी हुई हो, ठीक है। तो ये हो गई आपकी बिजनेस खरीदने की एंट्री। हमें यहाँ से समझना क्या है? हमें यहाँ से जो कंक्लूजन है वो ये लेके जाना है कि वेंडर क्रेडिट हो रहा है। क्या क्रेडिट हो रहा है? वेंडर, ठीक है। एंट्री चाहे कोई सी लो, वेंडर जो है एक फिक्स अमाउंट से जो है यहाँ पे क्रेडिट हो रहा है। अब इस वेंडर का हमें भुगतान करना है, तो पहली एंट्री तो इनमें से होगी, या तो ये या ये या ये, तीन में से कोई भी एक एंट्री होगी। बट तीनों एंट्री में वेंडर जो है वो क्रेडिट होगा। फिर नेक्स्ट जो हमें एंट्री करेंगे वो करेंगे वेंडर्स अकाउंट डी आर। अब हम क्या करेंगे? वेंडर को पेमेंट करेंगे। अब वेंडर को पेमेंट करने का ना अलग अलग तरीका है। वेंडर अकाउंट डी आर टू शेयर कैपिटल। मान लो वेंडर का जो अमाउंट है वो आ रहा है 12,000 रुपये। कितना आ रहा है? 12,000 रुपये। अगर एट पार इशू करना होता और एक शेयर मान लो मैंने कितने का लिया है? 100 रुपये का ले लिया है यहाँ पे, ठीक है। 100 रुपये का ले लिया तो आप नंबर ऑफ शेयर्स कितने देंगे? 12,000 का वेंडर को पेमेंट करना है। कितना? 12,000 का। शेयर कैपिटल कितने से क्रेडिट करोगे? आप कहोगे सर 120 शेयर दे दो, एक शेयर 100 रुपये का, ठीक है। तो 120 और ये 100, 12,000 के शेयर हमने उसको अलॉट कर दिए, इशू कर दिए। अगर एट प्रीमियम करते तो 12,000 का पेमेंट करना है, एक शेयर जो है 100 का नहीं दे रहे हैं हम, 120 का दे रहे हैं। तो यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स जो हम देंगे वो कितने देंगे? 100 देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे तो हम क्या कहेंगे? 100 इंटू 100, 100 इंटू 20, और यहाँ पे हम लिखेंगे 12,000, 10,000, 2,000। तो बात समझ में आ रही है? इस केस में हम क्या कह रहे हैं? कितने शेयर्स देंगे हम आपको? 100 शेयर्स देंगे। और यहाँ पे कितने शेयर्स दे रहे थे? यहाँ ज़्यादा शेयर क्यों दे रहे थे? क्योंकि यहाँ जितने रुपए का शेयर है उतने में ही दे रहे थे। यहाँ शेयर जो है
उस पर प्रीमियम का पैसा भी हम वसूल कर रहे हैं, तो उस केस में हम नंबर ऑफ शेयर्स जो है ऑटोमेटिक क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो इस सिचुएशन को हम बोलते हैं एट प्रीमियम। तो एट प्रीमियम है या एट पार है, ये पता करने के लिए आपको जो वेंडर को पेमेंट करना है उसको डिवाइड कर दीजिए फेस वैल्यू से, और अगर प्रीमियम पे इशू कर रहे हो तो फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम से डिवाइड कर दीजिए, तो नंबर ऑफ शेयर्स आपको पता चल जाएगा। बैंक की जगह वेंडर डेबिट होगा। क्या डेबिट होगा, वेंडर। वेंडर क्यों डेबिट होगा, क्योंकि वेंडर जो है पहले आपको कोई एसेट दे चुका है, ठीक है, और बैंक भी बैलेंस भी क्या होता है, एसेट ही होता है। तो अल्टीमेटली आपके पास बैंक बैलेंस आता, फिर आप बिल्डिंग खरीदते, फर्नीचर खरीदते, वो तो आ चुका है ना आपके पास। तो बस चेंज इतना सा हुआ है, एक तो 2 एंट्री में आपका काम नहीं जा रहा है, एक ही एंट्री में काम खत्म हो रहा है। सीधा क्लब करके एक ही एंट्री आपको बतानी है, बैंक अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। बस बैंक की जगह क्या लिख देना है, वेंडर, या फिर बैंक अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल की जगह वेंडर अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल, एट पार एट प्रीमियम। कितने नंबर ऑफ शेयर आपको इशू करने हैं ये डिपेंड करता है पीछे वाली एंट्री पे कि वेंडर को टोटल अमाउंट का कितना पेमेंट करना है। उसके बाद जो शेयर आप इशू करते हो वो एट पार करते हो या फिर एट प्रीमियम। वापस आते हैं अपन कहाँ पे, इशू ऑफ शेयर्स फॉर कैश। सर आपने बड़ी आसानी से एक चीज़ कह दी हमें कि शेयर जो है वो इशू किए जाते हैं फॉर कैश, ठीक है, और आराम से पैसा जो है वो आ भी जाता है। क्या इतना आसान है क्या? नहीं बेटा, इतना आसान नहीं है। चलिए एक प्रैक्टिकल केस देखते हैं हम यहाँ पे। मैंने कहा एक कंपनी ने 5000 शेयर इशू किए, एक शेयर की जो वैल्यू लगाई वो लगाई गई 10 रुपये, और कंपनी ने कहा ये पैसा जो है ना, ये पैसा ड्यू होगा कुछ इस तरीके से 3 + 4 + 3। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। एक बंदा था मोहन। कौन था? मोहन। मोहन के पास 100 शेयर्स थे। मोहन ने एप्लीकेशन दिया, अलॉटमेंट नहीं दे पाया, फर्स्ट कॉल नहीं दे पाया। दूसरा बंदा था सोहन, जिसके पास 200 शेयर्स थे, ये दिया, ये दिया, ये नहीं दे पाया। देखिए एक ही क्वेश्चन में मैं कॉल्स इन एरियर ले रहा हूँ। एरियर का मतलब क्या है? बकाया। टाइम पे अगर कोई शेयर होल्डर पैसा नहीं दे पाता है तो उस सिचुएशन को हम क्या कहते हैं? एरियर। और उसको हम कैसे रिकॉर्ड करते हैं वो हम यहाँ पे इस टॉपिक में पढ़ने जा रहे हैं। सर कॉल्स इन एडवांस भी तो है, तो चलो इसी में एक और केस डाल दो। सर भारी भरकम नहीं हो जाएगा क्या केस? नहीं होगा बेटा। इसके पास 100 शेयर्स थे, इसने क्या किया? ये दिया। अलॉटमेंट की जब बात आई तो अलॉटमेंट पे इसने फर्स्ट कॉल भी दे दिया, एडवांस में दे दिया। अब इस केस को हम कैसे डील करेंगे, कैसे इसकी अकाउंटिंग हम करेंगे, वो चीज़ हमें समझनी है। तो सबसे पहले जो आपकी एंट्री आती है वो आती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। एप्लीकेशन पे आपको 5000 × 3। हम आपको तरीका बता रहा हूँ कॉल्स इन एरर और कॉल्स इन एडवांस को डील करने का, ठीक है, ये यूज में लीजिए आप, कोई माथापच्ची नहीं है। फिर हम क्या करते हैं? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ये 15,000 रुपये मैंने ट्रांसफ़र कर दिया शेयर कैपिटल पे। यहाँ तक तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। दिक्कत आएगी अलॉटमेंट पे। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कंपनी कहेगी 4 रुपये मांगने हैं हमें, कितने से? 5000 से। तो 5000 × 4 कितना हो गया? 20,000। अब यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक लगा दीजिए, क्योंकि दिक्कत क्या होनी है, अलॉटमेंट पे जो पैसा हमें रिसीव होना है वहाँ पे थोड़े से नाटक हो रहे हैं, उन नाटक को हमें डील करना है। तो चलिए अलॉटमेंट पे जो पैसा हमें रिसीव हुआ उसकी बात करते हैं, उसकी कैलकुलेशन हम यहाँ पे कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम कहते हैं कि अलॉटमेंट पे, अब ये नोट देखना, बस ये वर्किंग नोट बनाना सीख लो। कॉल्स इन एरर, कॉल्स इन एडवांस से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आपको परेशान नहीं कर सकते। अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट, तो आप कहेंगे कि अलॉटमेंट पे टोटल ड्यू हुआ था 5000 × 4, 20,000 रुपये। अच्छा अब एक एक का सुनो। मोहन ने दिए क्या? नहीं दिए। माइनस कॉल्स इन एरियर। कितने शेयर्स पे? मोहन के पास थे सर 100 × 4,
400 रुपये नहीं आए। अच्छा, सोहन की कोई दिक्कत नहीं, सोहन की दिक्कत नहीं है, सोहन की फर्स्ट कॉल पे आएगी तो फर्स्ट कॉल पे बात करेंगे। रेखा की बात करते हैं। रेखा क्या कर रही है? रेखा ने पैसा तो दे दिया ना, दे दिया सर, एक्स्ट्रा दे रही है। अच्छा, तो प्लस कर दो, कॉल्स इन एडवांस। एक्स्ट्रा आ रहा है हमारे पास 100 शेयर्स पे कितने रुपए? 3 रुपये। तो ये 400 आ नहीं रहे, 300 एक्स्ट्रा आ रहे हैं। तो इन शॉर्ट अगर मैं बात करूँ तो 19,900 आपको टोटल रिसीव हो रहा है किस पे? अलॉटमेंट पे। तो जब एंट्री लिखना आप स्टार्ट करेंगे तो आप लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट 19,900, यही आया। अलॉटमेंट जितने से डेबिट है उतने से क्रेडिट होना ही है, इसमें कोई सोचने वाली बात ही नहीं है। तो 2 शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 20,000 से। अब कॉल्स इन एरर और एडवांस को कैसे डील करें? सिंपल सी बात है। वैसे तो कॉल्स इन एरर फर्स्ट टाइम जो है डेबिट होती है और कॉल्स इन एडवांस क्रेडिट होता है। बट डेबिट क्रेडिट को समझने के लिए एक और आसान तरीका है। आप देखिए प्लस माइनस, कॉल्स इन एरर यहाँ पे क्या हो रहा है? माइनस। माइनस होते ही डेबिट कर दो, प्लस होते ही क्रेडिट कर दो। ठीक है, तो कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट बाय ₹400 टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट कितना? 300। मैच हो गया दोनों साइड से, कहीं कोई दिक्कत नहीं आई। और आगे बढ़ते हैं। हमने बात की फर्स्ट कॉल की, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, फर्स्ट कॉल पे कितने रुपए ड्यू थे? 3 रुपये। ठीक है, तो 5,000 इंटू 3 इट मीन्स 15,000 से बात होनी चाहिए सर। अब हुआ क्या हमें पूरा पैसा जो है रिसीव हो गया फर्स्ट कॉल पे? तो बात कर लेते हैं फर्स्ट कॉल की। यहाँ पे अमाउंट ड्यू ऑन फर्स्ट कॉल, फर्स्ट कॉल पे हम कह रहे हैं 5,000 इंटू 3, 15,000 रुपये आने थे। अब एक एक की कहानी सुनो। मोहन ने दिए, नहीं दिए, सोहन ने दिए, नहीं दिए, माइनस कर दो कॉल्स इन एरियर कितने पे? 300 शेयर्स पे। 300 इंटू 3 तो नहीं आने वाले, तो 900 रुपये माइनस करो ना यहाँ से। ठीक है, रेखा क्या कह रही है? रेखा कह रही है पैसा तो हम भी नहीं देंगे, लेकिन हमारा कॉल्स इन एरियर नहीं है, हम एडवांस दे चुके थे इसलिए नहीं देंगे। अच्छा, तो ये 100 इंटू 3 ये 300 रुपये भी नहीं आएंगे ना, 300 ये नहीं आएंगे क्योंकि एडवांस आ चुके थे। 900 एरर चल रहा है, तो 1200 यहाँ से जैसे ही आप माइनस करते हैं 13,800 आपको पता होता है कि आपको रिसीव होगा किस पे? फर्स्ट कॉल पे। तो अब एंट्री बनाना स्टार्ट करते हैं हम। ठीक है, यहाँ बना लेते हैं बैंक अकाउंट डेबिट। कितना आएगा? आप समझना बात को। कॉल्स इन एरर माइनस है, कॉल्स इन एडवांस माइनस है, माइनस है तो डेबिट होते हैं। कॉल्स इन एरियर अकाउंट DR, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट DR। एरियर जो था वो 900 था, एडवांस 300 था, 2 लिख देंगे शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। फर्स्ट कॉल कितने से डेबिट हुआ था भाई? 15,000 से, तो ये 15,000 की डिटेल आ गई। तो कॉल्स इन एरर और कॉल्स इन एडवांस को डील करने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ ये पता करना है कितना पैसा आना चाहिए था, कितना आया। ठीक है, ये पता करना आना चाहिए। अगर ये पता करना आता तो एंट्री बनाने में कोई दिक्कत ही नहीं है, कहीं कोई परेशानी नहीं है। तो कॉल्स इन एरर और कॉल्स इन एडवांस जब भी आए घबराने की ज़रूरत नहीं है, आराम से डील कर लेना। एक बात याद रखना, इनसे रिलेटेड खास इंटरेस्ट की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो कॉल्स इन एरियर जो होता है आपका, ठीक है, उसके ऊपर क्या होता है? कंपनी वसूल करती है 10% इसकी लिमिट है। एडवांस की अगर मैं बात करूं तो इसके ऊपर कंपनी जो है अलाउ करती है, इस पे ऊपर कंपनी क्या करती है? अलाउ करती है, कंपनी को देना होता है।
ठीक है, तो देने की रेट ज़्यादा है, लेने की रेट कम है, ये इंटरेस्ट की रेट आप ध्यान रखेंगे, इसके अलावा और कुछ खास नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओवर सब्सक्रिप्शन एंड अंडर सब्सक्रिप्शन सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक कहीं ना कहीं 6 नंबर का जो क्वेश्चन है उसको करने के लिए ये चीज़ समझना हमें बहुत 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 ज़रूरी है। एक कंपनी ने 1000 शेयर्स इशू किए थे, एक शेयर की वैल्यू थी 100 रुपये। कंपनी को जो एप्लीकेशन रिसीव हुई, एप्लीकेशन जो कंपनी को रिसीव हुई वो हुई 900 एप्लीकेशन, और एक एप्लीकेशन कितने की है? 100 रुपये की। इस सिचुएशन को हम कहते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन। और ये भी तो हो सकता है कि कंपनी को जो एप्लीकेशन रिसीव हुई वो हुई 1200 की, इसको हम बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। क्या ऐसा प्रैक्टिकल पॉसिबल है मैं 1000 शेयर इशू करूं और 1000 ही मेरे पास एप्लीकेशन आ जाए? कतई पॉसिबल नहीं है। ऐसा प्रैक्टिकली कभी नहीं हो सकता, किसी हाल में नहीं हो सकता। या तो आपके पास अंडर सब्सक्रिप्शन होगा या फिर आपके पास ओवर सब्सक्रिप्शन होगा। जितने शेयर आपने इश्यू किए हैं उतने की उतनी एप्लीकेशन आ जाए, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो अंडर सब्सक्रिप्शन के केस में हमें क्या ध्यान रखना है? हमें ध्यान रखना है मिनिमम सब्सक्रिप्शन, जो कितना है 90%। इट मीन जितने नंबर ऑफ शेयर हमने इशू किए उनका 90% हमारे पास एप्लीकेशन आनी ज़रूरी है। इसके अलावा कोई कंपनी अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिमिट सेट भी करवा सकती है। हमारा तो जो मोटो है वो है समझना ओवर सब्सक्रिप्शन। तो ओवर सब्सक्रिप्शन को डील करने के लिए 3 केस होते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है वो 3 डिसीजन ले सकते हैं। पहला, रिजेक्ट 200 एप्लीकेशन। इट मीन्स एक्स्ट्रा जो एप्लीकेशन है उनको क्या कर दो? रिजेक्ट कर दो। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने क्या किया? 1000 एप्लीकेशन को 1000 शेयर दे दिए। 1000 एप्लीकेशन नहीं, मतलब 1000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन। वो 5 एप्लीकेशन भी हो सकती है, सबने 200 मांगे हो, ठीक है। और 200 शेयर्स के लिए जो एप्लीकेशन है उनको क्या कर दिया? रिजेक्ट कर दिया। तो ये पहला कॉम्बिनेशन बनाया उन्होंने। दूसरा होता है प्रोराटा। चाहे तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ये भी कर सकते हैं, 1200 के लिए जो एप्लीकेशन आई थी, ठीक है, 1200 के लिए एप्लीकेशन आई थी, उनको कितने कर दिए? 1000 शेयर अलॉट कर दिए। इट मीन्स 6:5 में। जिसने 6 शेयर मांगे उसको 5 शेयर दे दिए। इट मीन्स किसी को नाराज़ नहीं किया, ठीक है, किसी को बुरा फील नहीं करवाया, शेयर सबको दिए। बस ये बात ज़रूर है जिसने 6 मांगे उसको 5 दिए। इस सिचुएशन को हम कहते हैं प्रोराटा। एक होता है मिक्सअप। क्या होता है? मिक्सअप। इट मीन्स कंपनी कह रही है कि हमारे पास टोटल जो है 1000 शेयर हैं, हम क्या करेंगे? 500 के लिए जो एप्लीकेशन है ना उनको 500 देंगे। इट मीन्स 100% अलॉटमेंट। वेरी गुड। 600 के लिए जो एप्लीकेशन है उनको देंगे हम 500, और 100 जो रेस्ट बची उनको 0। तो देखिए यहाँ पे 100% अलॉटमेंट भी है, यहाँ प्रोराटा अलॉटमेंट भी है 6:5 में, और यहाँ पे रिजेक्शन भी है। तो इस सिचुएशन को हम क्या कहते हैं? मिक्सअप। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास बेटा यहाँ पे 3 ऑप्शन होते हैं, या तो एक्स्ट्रा एप्लीकेशन को रिजेक्ट करे, या प्रोराटा अलॉटमेंट करे, या कुछ को प्रोराटा, कुछ को रिजेक्शन, कुछ को 100% अलॉटमेंट। इसको बोलते हैं मिक्सअप। अब इसको डील कैसे करते हैं, क्या करते हैं, इन डिटेल हमने वीडियोज़ में बात की है इसकी, वहाँ पे आप बात कर सकते हैं, ठीक है। वो वीडियो देख लेना, बस एक क्वेश्चन देख लेना। खूब सारे न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करवाई है रेगुलर क्लासेज में, किसी ने नहीं करवाई होगी इतनी प्रैक्टिस, ठीक है। वो न्यूमेरिकल्स जाके ज़रूर देखें, यहाँ से आपको कॉन्फिडेंस आएगा 6 नंबर के क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है। बाकी ओवर सब्सक्रिप्शन होता क्या है वो डिटेल मैंने आपको यहाँ पे दे दी है। एक इंडिविजुअल टॉपिक जो आपका यहाँ पे 4 मार्क्स आपके सिक्योर करता है। 4 मार्क्स में प्रेजेंटेशन ऑफ शेयर कैपिटल इन कंपनीज बैलेंस शीट भी आ सकता है आपका, 3 मार्क्स में भी आ सकता है, बट 3 मार्क्स या 4 मार्क्स में
आपको एक टॉपिक देखने को मिलेगा और वो है फोर फीचर एंड रेशियो। तो पहले फोर फीचर देखते हैं, फिर रेशियो देखते हैं। फोर फीचर के केस में क्या है, फोर फीचर की कहानी ये है, अगर शेयर होल्डर शेयर वर इशूड एट पार, समझना बात को, यहाँ पे एंट्री होती है शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरियर टू शेयर फोर फीचर अकाउंट। ठीक है, बताते हैं, अभी समझाते हैं, आपको याद करवा देंगे अभी के अभी। शेयर वर इशूड एट प्रीमियम। तो यहां से जो है ना, यहाँ से जो है ना दो ब्रांचेज निकलती है कि आपने शेयर जो है पहले प्रीमियम पे इशू किया गया था, अमाउंट ऑफ प्रीमियम रिसीव्ड ब्रांच नंबर 1 और अमाउंट ऑफ प्रीमियम नोट रिसीव्ड ब्रांच नंबर 2। तो अगर प्रीमियम पे शेयर आपका इशू किया गया है तो आपकी एंट्री कुछ इस तरीके से होगी। अगर अमाउंट ऑफ प्रीमियम आपको रिसीव हो गया है तो आपकी एंट्री रहती है शेयर कैपिटल अकाउंट DR टू कॉल्स इन एरियर टू शेयर फोर फीचर। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी एंट्री होती है। अब बच्चे सोच रहे होंगे कि सर क्या करते जा रहे हैं आप, कुछ बुझा नहीं रहे हैं, जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उनको। ठीक है, अभी आ जाएगा, सब समझ में आ जाएगा आपको, सब सारी प्रॉब्लम जो है आपकी दूर हो जाएगी, सारी पीड़ाएँ आपकी हर ली जाएगी। अभी कॉल्स इन एरियर अकाउंट टू शेयर फोर फीचर अकाउंट। अब बात समझिए यहाँ पे ध्यान से, एक केस समझिए आप। केस ये है, ये भाई जो है ना, ये सोनू के पास थे 100 शेयर्स। ठीक है, 100 शेयर्स पे 10 रुपये के हिसाब से पेमेंट करना था और सोनू ने क्या किया, 2 रुपये 3 रुपये दिए, उसके बाद ये 3 रुपये और इसके बाद ये 2 रुपये ये नहीं दे पाया, एट पार था ना। तो यहाँ पे कंपनी क्या करेगी, सोनू देख मेरे भाई तेरे से पैसा पूरा 10 रुपये मांगा गया, इट मीन शेयर कैपिटल में हमने कितना ट्रांसफ़र किया, 100 × 10। जो शेयर कैपिटल हमने तेरे से रिलेटेड क्रेडिट की थी उसी शेयर कैपिटल को हम आज वापस कर देते हैं। सोनू बोल रहा आज ये बात हो गई, बोला हाँ ये बात हो गई, तेरे से रिलेटेड हर एक डिटेल जो है हम हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट से हटा रहे हैं। तेरी वजह से हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट में कॉल्स इन एरियर दिख रहा है 100 × 5, इट मीन्स 500। उस कॉल्स इन एरियर को वापस हमने क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। सोनू बोल रहा मेरी वजह से आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में बैंक अकाउंट भी तो दिख रहा है 2 + 3 5 × 100, 500 रुपये भी तो दिए थे। हाँ बैंक अकाउंट डेबिट है, वो डेबिट ही रहेगा, वो वापस क्रेडिट नहीं होगा। उसके अगेंस्ट क्रेडिट साइड में हम लिख देते हैं शेयर फॉर फ्यूचर। वो तेरा बैंक वाला जो पैसा है ना वो कंपनी ने जब्त कर लिया, खा लिया, टाइम पे पैसा नहीं दिया। ये एंट्री होती है फॉर फ्यूचर की। कब, जब शेयर किस पे इश्यू किया गया था, एट पार। आ गई बात समझ में। अब बात करते हैं अपन एट प्रीमियम की। आप कह रहे हो सोनू जो है ना उसके पास 100 शेयर हैं, एक शेयर कितने का है, 10 रुपये का, 2 रुपये प्रीमियम के भी थे। ठीक है, 2 रुपये प्रीमियम के भी थे। पैसा कुछ इस तरीके से ड्यू था, सोनू ने ये दिया, ये दिया,
ये नहीं दिया, ये नहीं दिया, और प्रीमियम का पैसा जो है ना वो यहाँ पे ड्यू था। अब ये शेयर जो है ये प्रीमियम पे तो इशू था, बट क्या अमाउंट ऑफ प्रीमियम रिसीव हुआ क्या? नहीं हुआ। नहीं हुआ, यहाँ वाले केस में अपने एंट्री लेके जाएंगे। इट मीन्स हम क्या करेंगे कि देख सोनू 10 रुपये तो हमने शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र किए थे, तो 100 इंटू 10 1000 रुपये। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में हमने ट्रांसफ़र किए थे 2 रुपये, मतलब 200 रुपये, जिसमें से 5 रुपये तूने दे दिए, तो 500 रुपये आ गए, और बाकी 700 रुपये फोर फीचर, सॉरी 500 रुपये जो आ गए वो फोर फीचर में, बाकी 700 रुपये जो हैं वो आएंगे आपके कॉल्स इन एरियर में। ठीक है, तो कॉल्स इन एरियर में हम कह रहे हैं चिंटू मेरे भाई 700 रुपये तेरी एरियर रह गई, 500 रुपये तेरे आ गए थे, वो फॉरफिट कर लिए हमने जब्त क्या किया? हमने शेयर कैपिटल के लिए जो पैसा आया था वो जब्त किया। हमने सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का पैसा जब्त नहीं किया है। और बेटर क्लियर करते हैं इसको हम। यहाँ पे सिचुएशन को थोड़ा सा मैं बदल देता हूँ। यहाँ पे एक केस ले लेता हूँ मैं। सोनू कह रहा है मेरे पास 100 शेयर है, एक शेयर की वैल्यू कितनी है? 10 रुपये। पैसा जो ड्यू था वो कुछ इस तरीके से था, 2 + 3 + 2। 1 रुपया जो 2 रुपये जो प्रीमियम के थे ना, वो कुछ इस तरीके से ड्यू थे, 1 रुपया यहाँ, 1 रुपया यहाँ, या फिर दोनों के दोनों 2 रुपये यहाँ कुछ भी नहीं था। 2 रुपये किसके साथ थे? अलॉटमेंट के साथ। सोनू ने कहा मैंने ये दे दिया, ये दे दिया, ये नहीं दिया, ये नहीं दिया। अब यहाँ इस केस में हम क्या कहेंगे? हम सोनू को कहेंगे देख 100 इंटू 10, 1000 रुपये तेरा शेयर कैपिटल का पैसा हमने मांगा था। 2 रुपये प्रीमियम के मांगे तो थे, बट यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को हम डेबिट नहीं करेंगे। सर झूठ बोल रहे हो? बिल्कुल झूठ बोलते हैं, क्योंकि यहाँ कंपनी का फ़ायदा रहेगा। कैसे फ़ायदा रहेगा? पहले एंट्री कर लेते हैं फिर बात करते हैं। इस 10 रुपये में से बताओ आप, चिंटू कह रहा है 500 दे दिए, 500 नहीं दिए, बस बात ख़त्म। अगर आप यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को डेबिट कर देते ना 200 रुपये से, वो 200 रुपये आ गए थे, तो वो पैसा कहाँ चला जाता? शेयर फोर फीचर में। यहाँ पे किस पे गया था? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का इम्पैक्ट कॉल्स इन एरियर पे। अगर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का पैसा नहीं रिसीव हुआ है तो उसका इम्पैक्ट कहाँ जाएगा? कॉल्स इन एरियर पे। कोई दिक्कत नहीं है, हुआ ही नहीं है रिसीव, तो हटा दिया हमने बुक से। बट अगर पैसा हो गया हमें रिसीव, अब हम उसको बुक से नहीं हटाएंगे, उसको हम सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में ही पड़ा रहने देंगे। उसको सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से निकाल के हम शेयर फोर फीचर में नहीं ट्रांसफ़र करेंगे। उसके पीछे रीज़न ये है कि आफ्टर रेशू शेयर फोर फीचर का पैसा जो है वो कैपिटल रिजर्व में चला जाता है। और कैपिटल रिजर्व एक ऐसा अकाउंट है जिसके पास एक बार पैसा चला गया तो वो सिर्फ और सिर्फ कैपिटल लॉस को राइट ऑफ करने के लिए ही यूज में लेने देता है, अदरवाइज यूज में नहीं लेने देता है। कंपनी की वाइंडिंग अप की सिचुएशन है तभी आप यूज में ले सकते हो। जबकि सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व एक ऐसा अकाउंट है जो 5 जगह आपको यूज में लेने की परमिशन देता है, 5 जगह। ठीक है, तो ज़्यादा बेटर क्या होगा? पैसा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के पास रहना या फिर कैपिटल रिजर्व के पास? सर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के पास रहना। दैट्स द पॉइंट। दैट्स वाई आपको क्या करना है, अगर समझ में आई बात तो बहुत ही बढ़िया, नहीं आई तो भी सिंपल सा कंसेप्ट है। या तो आपने शेयर इशू एट पार किया है या एट प्रीमियम। एट पार किया है तो शेयर कैपिटल डेबिट होगा, जितना एरर है एरर बता दिए, जितना जब्त किया बता दीजिए। अगर प्रीमियम पे इशू किया गया है तो आपको ये चेक करना है कि अमाउंट ऑफ प्रीमियम रिसीव हो गया है या नहीं। ठीक है, तो अगर रिसीव हो गया है तो प्रीमियम की बात ही नहीं करेंगे, नहीं रिसीव हुआ है तो बात करेंगे कॉल्स इन एरर रह गए हैं। ठीक है, इतनी सी बात थी फोर फीचर में और कुछ भी नहीं है। बात आती है यहाँ पे रीइश्यू की। रीइश्यू पे हम क्या करेंगे? शेयर जो है अर्लियर हमने बात करी थी अभी कि शेयर जो है या तो एट पार इश्यू होता है, एट पार। तो एट पार में जो कंक्लूजन हमारा निकल के आ रहा था वो आ रहा था बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, यही आ रहा था भाई। एक इंस्टॉलमेंट में बात है तो 2 एंट्री में कर रहे थे, बैंक अकाउंट डीआर टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, यही करते थे। भाई एक इंस्टॉलमेंट है तो उसी को एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट कहेंगे। ये बात भी ध्यान रखनी है, पीछे हमने नहीं बात करी थी इसकी। ठीक है, और 2 इंस्टॉलमेंट में है तो एक एप्लीकेशन एक अलॉटमेंट, 3 इंस्टॉलमेंट है तो एक एप्लीकेशन एक अलॉटमेंट एक फर्स्ट कॉल। ठीक है, 4 इंस्टॉलमेंट है तो एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल,
बट यहाँ पे रीइश्यू में आपको फ्रीडम दी गई है, कोई झंझट पालने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट एंट्री फोड़ो बैंक अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल। क्यों सर डायरेक्ट क्यों? क्योंकि रीइश्यू जो है किसी एक बंदे को होता है तो एक बंदा जो है आराम से आपको पेमेंट ऑन टाइम कर देता है, ठीक है। अच्छा, रीइश्यू अगर एट प्रीमियम हो तो इसमें तो कोई बात ही नहीं है, बैंक अकाउंट तो डेबिट होगा ही, टू शेयर कैपिटल होगा, टू साथ में सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट आ जाएगा, दिक्कत ही नहीं है। तीसरी सिचुएशन, सर इसकी क्यों बात कर रहे हो, इस पे तो रेस्ट्रिक्शन है ना। इशू पे रेस्ट्रिक्शन है, रेशू पे नहीं है। रेशू पे आप डिस्काउंट दे सकते हो कितना, मैक्सिमम अप टू बैलेंस ऑफ फॉर फीचर। मैक्स टू मैक्स कितना डिस्काउंट दिया जा सकता है, जितना शेयर फॉर फीचर का बैलेंस हो। इट मीन्स हमने जब्त करके रख रखा है, भाई मेरे तू इतना पैसा दे दे, ठीक है, और शेयर कैपिटल जो है वो हम इतने से क्रेडिट कर देते हैं। एहसान क्यों, 10 रुपये का शेयर 8 में क्यों दे रहे हो, 2 रुपये हम शेयर फॉर फीचर अकाउंट से यूज में ले लेंगे। शेयर फॉर फीचर कितना डेबिट किया जा सकता है, जितना उसमें होगा उतना ही किया जा सकता है, उससे ज़्यादा किया जा सकता है क्या, कतई नहीं किया जा सकता, कदापि नहीं किया जा सकता। तो शेयर फॉर फीचर मैक्स टू मैक्स कितने से डेबिट किया जा सकता है, इक्वल टू बैलेंस ऑफ शेयर फॉर फीचर। इट मीन्स रीइश्यू पे आप डिस्काउंट दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट मैक्स टू मैक्स कितना दे सकते हैं, इक्वल्स टू बैलेंस ऑफ शेयर फॉर फीचर, उससे ज़्यादा नहीं दे सकते। ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। एक काम आपको और ध्यान रखना है, इन तीनों में से चाहे ये एंट्री हो, चाहे ये हो, चाहे ये हो, एक ही बात होगी। होने के बाद शेयर फॉर फीचर का जो बैलेंस होगा वो ट्रांसफर कर दिया जाएगा कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। कहाँ भेज दिया जाएगा, कैपिटल रिजर्व में, इफ अगर हुआ तो, ठीक है। तो भाई शेयर फॉरफिट किए हैं तो कुछ ना कुछ पैसा जब्त किया है, चाहे इस केस में भी इसमें भी। तो यहाँ पे तो रीइश्यू पे हमने यूज में नहीं लिया, एट पार एट प्रीमियम है, पूरा का पूरा जाएगा। यहाँ कुछ पैसा यूज में ले लिया, जितना यूज में ले लिया ठीक है, बाकी बचा हुआ चला जाएगा। लेकिन ये कंडीशन कब है, ये आपको तभी करना है जब आफ्टर रीइश्यू 500 शेयर फॉरफिट किए हुए थे, 200 रीइश्यू हुए हैं, क्या पूरे 500 का पैसा हम कैपिटल रिजर्व में भेज देंगे, नहीं 200 का ही भेजेंगे। कितने का भेजेंगे, 200 का ही भेजेंगे, बाकी का हम नहीं भेजेंगे। तो ये था हमारा इश्यू ऑफ शेयर। इश्यू ऑफ शेयर से रिलेटेड ऑलमोस्ट सारे कंसेप्ट मैंने कवर किए। फिर भी कोई भूल से कोई बात रह गई हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर याद दिलाना, वहीं के वहीं आपको जवाब मिल जाएगा। उसके अलावा जो हमारी रेगुलर क्लासेस चल रही हैं उनमें भी इशू ऑफ शेयर चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो गया है, जो रेगुलर बेस चल रहा है। तो डिटेल में अगर पढ़ना है किसी भी कंसेप्ट को कि नहीं सर थोड़ा और जानना है, इन डेप्थ जानना है, प्रैक्टिस भी करनी है, क्वेश्चंस भी चाहिए, रेगुलर क्लासेस जाके ज़रूर देखिए, वहाँ पे आपको बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। और रेगुलर क्लासेस में अभी इशू ऑफ डिवेंचर स्टार्ट करेंगे, इशू ऑफ डिवेंचर्स का जल्द ही वन शॉट भी आपके सामने होगा। और अगर आपको डेप्थ में बहुत ज़्यादा जानना है तो आप ऐप ज्वाइन कर लीजिए। ऐप में जाके आपको यहाँ पे CBSE के नाम से कोर्स मिलेगा, छोटे पार्ट में डिवाइडेड है। जैसे अगर आप कहोगे सर कैपिटल रिजर्व के बारे में नहीं बताया, मैंने खैर बता दिया है यहाँ पे, मान लो मैं भूल जाता, तो कैपिटल रिजर्व पे इंडिविजुअल एक टॉपिक आपको मिलेगा, अच्छे से उसका प्रेजेंटेशन मिलेगा और कंप्लीट मटेरियल मिलेगा, तो वो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। चार्जेज ये पे करने की ज़रूरत नहीं है, एक बार आपके पास फ्री एक्सेस है, बस आपको कोड अप्लाई करना है, फ्री इजीली। क्या टाइप करना है आपको, फ्री इजीली जो है कूपन कोड आप लगा देना। और जो बच्चा जानना चाहता है कि सर लाइव क्लासेज आपकी कब आती है, कहाँ आती है, इसी चैनल पे रोज़ शाम को 7 बजे क्लास 12th आती है। 11th का अगर कोई बच्चा है तो उसके लिए क्लास 11th आती है 8 बजे, ठीक है। टाइम टेबल कुछ इस तरीके से डिज़ाइन किया गया। अकाउंट्स, इको, BST जो आपके कोर सब्जेक्ट हैं वो रेगुलर बेसिस पे हम लेके आते हैं यहाँ पे। और क्या चाहिए आपको,
ठीक है। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस जो हैं वो इंडिविजुअल चैप्टर वाइज आपको यहाँ पे चैनल पे मिलेंगे। थोड़ा चैप्टर पे घूमिए, चैनल पे घूमिए, ठीक है। यहाँ स्कैन करके बहुत सारे अच्छी अच्छी चीज़ें आपको वहाँ पे देखने को मिलेगी। तो मज़ा आया है आपको? मज़ा आया तो थम्स अप कर दीजिए, लाइक ज़रूर कीजिए, 5 लोगों को शेयर कर दीजिए ये वीडियो, और कमेंट बॉक्स में बताइए क्या कुछ आप और एडिशनल चाहते हैं और कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा। अभी के लिए इजाज़त चाहूँगा। नमस्कार, धन्यवाद जुड़े रहने के लिए। थैंक यू सो मच।